गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भेजो। सो थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ कनेक्टिविटी का इशू था, है ना। जस्ट अ मिनट। सो आज हमें पढ़ना है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और फैमिलीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना। ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। आई होप ये चैप्टर फर्स्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। जहाँ तक बात है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला की, तो बेसिकली एनसीईआरटी में 4 दिए हुए हैं। एक जहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है वहाँ ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला दिया है, और बाकी जो दिए हैं वो फैमिलीज में फैबेसी फैमिली है, सोलिनेसी फैमिली है, देन आफ्टर लास्ट में लिलिएसी फैमिली भी है। तो यहाँ पे हमें 4 फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला याद रखने हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से होगा कि आपको गिवन फार्मूले ऑप्शंस में हैं, उनमें से राइट फार्मूला जो आपसे पूछा गया होगा किसी प्लांट का या किसी फैमिली का, वो चूज़ कर रहे हैं। और अगर कोई डायग्राम का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये डायग्राम किस पर्टिकुलर फैमिली का या किस पर्टिकुलर मेंबर का है, ये याद रखना है। हालांकि फिर भी फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला क्या है, कैसे बनाते हैं, किस में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, इसको बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। बिकॉज अगर हम मान लीजिए फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसा हमने पढ़ा था कि फ्लावर का डिस्क्रिप्शन का मतलब है, जहाँ से मैंने आपको फ्लोरल टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, वहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि फ्लावर में ब्रैक्ट होगा या नहीं होगा, ब्रैक्टिएट एंड ई ब्रैक्टिएट। देन आफ्टर हमने उसमें लिखा था कि फ्लावर में अरेंजमेंट के हिसाब से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। लाइक सेक्सुअलिटी का इशू था कि फ्लावर बाईसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, न्यूट्रल है। फिर अगर बाईसेक्सुअल है तो कंप्लीट होगा, बाकी सारे केस में वो इनकम्प्लीट होगा। फिर हमने सिमेट्री बनाया था। फिर हमने नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। फ्लावर की पोजीशन पढ़ी थी, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस। तो ये सारी चीज़ें फ्लोरल टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा। एंड देन आफ्टर हमने कैलिक्स, करोला, अगर वो अलग नहीं है तो पेरियंथ, और नहीं तो फिर लास्ट में एंड्रोशियम, गाइनीशियम। तो जो भी आपने एक फ्लावर के बारे में पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रैक्ट अप टू द प्रेजेंटेशन, है ना। ब्रैक्ट से हमने फ्लावर को शुरू किया था और कार्पल में प्रेजेंटेशन पे जाके ख़त्म किया। तो ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है, अगर इसको डिटेल में किसी को राइट डाउन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम टेकिंग भी है, पेपर भी खर्च होगा। तो क्या इसको हम सिम्बॉलिक मैनर में या किसी डायग्राम से शो कर सकते हैं? दैट इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो पहले ये देखा गया कि ठीक है, हम इसको सिंबॉलिक मैनर में ले आते हैं, अलग अलग टर्म्स के, अलग अलग कंडीशंस के सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। जब आप सिंबल्स को यूज़ करेंगे तो बन जाएगा फ्लोरल फार्मूला। फिर ये देखा गया कि देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे हम सिंबॉलिक चीज़ें यूज़ कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो हमें ड्रॉ करके ही दिखाना पड़ेगा। तो फिर हम फ्लोरल डायग्राम पे गए। फिर हमने देखा कि क्या डायग्राम से सारा काम बन जाएगा, फार्मूला नहीं लिखते हैं, चलो। तो ये भी है लिमिटेशन कि डायग्राम में भी कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी जिसके लिए फार्मूला चाहिए, फार्मूले में कुछ मिस हो गया जिसके लिए डायग्राम चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट सेमी टेक्निकल। ना तो फ्लोरल फार्मूला पूरा है एक फ्लावर को डिस्क्राइब करने में, ना फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट है एक फ्लावर को डिस्क्राइब करने में। दोनों बनाएंगे तो फ्लावर के सारे कैरेक्टर्स जितने भी आपने पढ़े हैं फ्लावर में, ब्रैक्ट से लेके अप टू द प्रेजेंटेशन, सब क्लियर हो जाएगा। सो इसीलिए इसको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर बोल दिया गया, है ना। तो इसी बेसिस पे हमें आगे दोनों चीज़ों को समझना है कि ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का क्या केस है, और इसमें फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, कैसे राइट डाउन करते हैं, पढ़ते कैसे हैं उसे, बनाते कैसे हैं, ये सारी बातें आएंगी, है ना। ओके, मेरे पास लिंक आ गया आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीपांशु से लेके और लास्ट तक, मुस्कान चौधरी, फरहीन और बाकी सारे भी हैं, प्राची सिंह, हर्षिता, प्रशांत, दीपांशु, समीर, रैनी, शिवानी, हर्षित, श्लोक, ऋतु, गुंजन, विद्या, तान्या, प्रवीण, विधि, अंशिका, बरखा, संगीता, शिवानी, जैन, और ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। तो काफ़ी सारे लोग हो गए, 25 टॉप चैट में दिखाई दे रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। दैट इज़ व्हाट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम बेसिकली
फ्लावर को डिस्कस करेंगे। अभी हमारी लिमिटेशन यही है कि हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फ्लावर तक करेंगे। एक टिपिकल फ्लावर का मतलब जैसा हम एक डाइकॉट का फ्लावर समझते हैं, तो एक डाइकॉट में एक जो फ्लावर है वो यूजुअली बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट फ्लावर है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो जैसा बुक में आप देखेंगे तो लिखा है कि जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं किसी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे हम रूट स्टेम लीफ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने वो भी पढ़ा था। बट क्या रूट स्टेम लीफ में जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्रॉपरली सिंबॉलिक मैनर में डिस्क्राइब कर पाएंगे? तो वहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज लीफ में ही इतने सारे वेरिएशन है कि अगर आप सबके सिंबल्स बनाएंगे, और सिंबल को आइडेंटिफाई करने का कोई यूज़ भी नहीं है। लाइक अगर ये कहा जाए कि फाइलोटैक्सी का ये सिंबल है और वेनेशन का ये है, तो लीफ में ही बहुत कुछ आ जाएगा। फिर ऐसे रूट्स डिफरेंट टाइप की हैं, स्टेम में तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, हमने तो फिर भी स्टेम के टाइप और मॉडिफिकेशन पढ़े। तो होता तो ये भी है कि आप किसी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में उन्हें ला सकते हैं, उस तरीके से हम अभी फैमिलीज को पढ़ेंगे भी। बट जहाँ तक एक फ्लावर के डिस्क्रिप्शन की बात है, जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, हमने स्टार्टिंग में भी कहीं पढ़ा था कि फ्लोरल कैरेक्टर्स नेचर में यूजुअली वेरिएबल नहीं होते। लिनियस ने जब फ्लावर को यूज किया था इन टर्म्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं आइडिया यही था कि क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो नेचर में वेरिएबल हो जाते हैं, एक ही प्लांट के लिए जिस लीफ को अभी आप सिंपल मान रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी कॉज, अगर वो लीफ बदल गई तो अब आप कहेंगे कि पुरानी बुक्स में तो सिंपल लीफ का ये डिस्क्रिप्शन था, अब नई में पिनेटली कंपाउंड हो गई है, या अपीरियंस बदल गया, या उसका मार्जिन चेंज हो गया। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर क्योंकि वेरिएबल थे, इसीलिए लीनियस ने भी जो है वो फ्लावर में एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंसिडर किया था। तो यहाँ भी हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, क्योंकि फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं वो यूजुअली नेचर में चेंज नहीं होते, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो नेचर में चेंज नहीं होते, तो इसीलिए हम डिस्क्रिप्शन उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो इसलिए ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में आप फ्लावर पढ़ेंगे। अब पहले हम फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं, जिसको हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल क्या क्या हैं अभी हम इसको अपने हिसाब से देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फार्मूला। मैं आपको सारे जितने भी अभी तक मैंने आपको कराए हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है इसको, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोरल फार्मूला से। अब आप देखिए इसमें एक एक करके चीज़ें कि फ्लोरल फार्मूला में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, और अगर उसको हम सिंबॉलिक मैनर में लाएं तो कैसे लाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा था फ्लावर में ब्रैक्ट होगा तो BR, और अगर नहीं होगा तो कैपिटल EBR। आपने सबसे पहले लिखा था फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा या ई ब्रैक्टिएट होगा। आई होप कि मैंने जितनी आपको मॉर्फोलॉजी अभी तक पढ़ाई है वो सब आपको याद होगी, बिकॉज अब हमें जितना भी पढ़ना है आज की क्लास में रिमेनिंग चैप्टर के पार्ट में वो कुछ है नहीं, मतलब उसमें जितना मैंने आपको पहले पढ़ा दिया बस उसको एक प्रॉपर फैमिली वाइज अरेंज करना है। वहाँ तो आपने रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट सीड इस तरीके से पढ़ा था, यहाँ पे आपको एक फैमिली के कैरेक्टर एक जगह लेके आने हैं। तो आप हर चीज़ पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिलीज, बाकी आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा, सिर्फ इट्स ए काइंड ऑफ रैपिड रिवीजन कि हमें सब चीज़ें याद आती जाएं। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर में आपको पढ़ाया था ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस। ब्रैक्ट क्या होता है? फ्लावर के बेस पे जो लीफी स्ट्रक्चर था उसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर हो जाएगा। ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा तो हम उसके लिए BR यूज कर लेते हैं, है ना। ई ब्रैक्टिएट, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा, तो उसके लिए EBR यूज कर लेते हैं ना। फिर इसके बाद आपने लिखा था सेक्सुअलिटी। सिंपल अगर हम साइन की बात करेंगे तो फ्लावर या तो बाइसेक्सुअल था, या फिर मेल फ्लावर था, या फीमेल फ्लावर था, या न्यूट्रल फ्लावर भी आपने पढ़ा था, है ना। अलग अलग तरीके के फ्लावर पढ़ाए थे आपको। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो आपने लिखा था कि ये कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। अगर फ्लावर बाकी किसी कैटेगरी का है, मतलब कोई भी एक सेक्स एब्सेंट है या दोनों ही एब्सेंट हो जाए, तो कैसा बन जाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर बन जाएगा, है ना। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर का कंसेप्ट भी देखा था कि सेक्सुअलिटी के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर में सिमेट्री कैसी होती है। सिमेट्री में मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, या तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, या फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होगा, या फ्लावर एसिमेट्रिक होगा। तीन ऑप्शन आपने लिखे थे, तीनों के सिंबल भी यूज किए थे कि आप एक सर्किल के अंदर प्लस का साइन बनाते हैं तो दिस शोज द एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्रिक फ्लावर।
अगर आप परसेंट का साइन बनाते हैं तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइलेटरल सिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक के लिए बस ASYM, हालांकि वो कैना में है और वो आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे, तो एसिमेट्रिक के लिए ASYM लिख के छोड़ दिया जाता है। तो 3 सिंबल आप कह सकते हैं सिमेट्री के हो गए। तो फ्लावर में ब्रैक्ट हो गया, सेक्सुअलिटी हो गई, सिमेट्री हो गई। इसके बाद हमने फ्लावर में क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लावर में नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, लाइक ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है। बट जब ट्राइमेरस, टेट्रा, पेंटा आप यूज करेंगे तो ऑब्वियस है नंबर देखेंगे ना, क्योंकि ये तो नंबर के बेस पे है, और नंबर अभी हम कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम का लिखेंगे ही। तो स्पेशली टेट्रामेरस के लिए या ट्राइमेरस के लिए कोई सिंबल नहीं आएगा। एक्चुअली जब आप फ्लोरल पार्ट्स का नंबर लिखोगे तो देख के ही आइडिया लग जाएगा कि अच्छा सब चीजें 3 या 3 के मल्टीपल में जा रही हैं तो फ्लावर ट्राइमेरस हो जाएगा, 5 आ रही है तो पेंटामेरस हो जाएगा, 4 आ रही है तो टेट्रामेरस हो जाएगा। तो इसलिए आप नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के लिए कोई सिंबल नहीं बनाते। फिर हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर में पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओवरी और थैलेमस। तो वहां पे आपने लिखा फ्लावर 3 टाइप के हैं, हाइपोगाइनस, फिर हमने पढ़ा पेरीगाइनस, देन लास्ट में एपीगाइनस। अब हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस के भी कोई सिंबल नहीं है। क्यों नहीं सिंबल है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू दैट जब आप ओवरी बनाएंगे, लाइक सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, तो उनके लिए सिंबल होते हैं, हमने बनाए भी हैं, अभी हम दोबारा भी लिखेंगे। तो एक्चुअली सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ऑब्वियस है। अगर इंफीरियर ओवरी है तो एपीगाइनस होगा, हाफ इंफीरियर है तो पेरीगाइनस होगा। तो क्योंकि हम एक तरफ ओवरी के सिंबल्स बनाएंगे, इसलिए फिर हम यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन के लिए अगेन कोई सिंबल यूज नहीं करते। तो 3 तो ये हो गए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट और एब्सेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद क्या आएगा? कैलिक्स, करोला। अगर हम क्योंकि फ्लोरल फार्मूला जब लिखा जाता है तो बाहर से अंदर की तरफ लिखा जाता है, तो आपको फ्लावर के बेस से स्टार्ट करना है कि ब्रैक्ट है या नहीं है, फिर आप उसके बाद फ्लोरल पार्ट में अंदर जो इनर मोस्ट गाइनीशियम है वहां तक जाएंगे। तो उसी सीरीज में हम इसे लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आएगा? दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स को K से डिनोट करते हैं। 2 कंडीशन है, या तो सारे फ्री होंगे तो K के नीचे N लिख दिया जाता है। दिस इज पॉलीसेपेलस। आपने पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस ये सब पढ़ा हुआ है। अगर K के नीचे N और ये ब्रैकेट में है तो ये बन जाएगा गैमोसेपेलस। ठीक है, तो पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस सिचुएशंस आ जाएंगी। यहां पे N क्या है? N इज द नंबर ऑफ सेपल। N इज वॉट? N इज द नंबर ऑफ सेपल। तो इस तरीके से आएगा। यह भी ध्यान रखना है कि अगर सेपल 2 रोज में होंगे तो आप अलग अलग करके लिखेंगे, मतलब जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लें। अगर 4 सेपल हैं, सब अलग अलग हैं, तो K के नीचे 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, आप नीचे जो है वो हाइपरस्क्रिप्ट के अंदर K के नीचे जहां पे N लिखा है वहां 4 लिख देंगे। बट अगर ये 2+2 की फॉर्म में है, लाइक कि जो नंबर ऑफ सेपल है वो बाहर वाली वर्ल में 2 हैं, अंदर वाली वर्ल में 2 हैं, तो फिर कंडीशन क्या बन जाएगी? देन उसे फिर हम पॉलीसेपेलस में K 2+2 लिखोगे रादर देन K 4। तो जैसा होगा एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। ब्रैकेट डिनोट्स द फ्यूजन। जब आप किसी चीज को ब्रैकेट में बंद करते हैं तो उसका मतलब जितना भी ब्रैकेट के अंदर नंबर आएगा वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो हमने कैलिक्स के लिए क्या पढ़ा था? पॉली और गैमो। तो राइट नाउ कि वो पॉलीसेपेलस और गैमोसेपेलस सिचुएशन आ गई है। ऐसे फिर आप करोला, इसके बाद अगर आप लिखेंगे तो इसके लिए आएगा C से रिप्रेजेंट करते हैं करोला को। सेम C के नीचे अगर N लिखा हुआ है तो ये पॉली पेटलस सिचुएशन हो जाएगी, पेटल हो गए। और C के नीचे N अगर आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये गैमो पेटलस सिचुएशन होगा। एंड वेयर N इज व्हाट? नंबर ऑफ पेटल। N क्या है? नंबर ऑफ पेटल है। ठीक है, तो हम करोला के हिसाब से भी लिख सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि मोनोकॉट में क्या होगा कि इन दोनों की जगह पे एक कॉमन वर्ल आएगी एंड दैट वर्ल इज कॉल्ड पेरियंथ। पेरियंथ को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। यहां भी 2 ऑप्शन है, P के नीचे N या P के नीचे N ब्रैकेट में लेना है। तो ये है तो क्या कहलाएगा? पॉलीटेपेलस। और ये है तो क्या बन जाएगा? गैमोटेपेलस। व्हाट इज N?
n is the number of tuple. क्लियर? सो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ पेरियंथ ऑल्सो। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कैसा है। अब इसके बाद क्या आएगा? एंड्रोशियम। नेक्स्ट एंड्रोशियम को कैपिटल ए से लेके आएंगे। यहां भी पॉसिबिलिटी क्या थी? ए के नीचे अगर एन है तो आपने लिखा था ये पॉलीएंड्रस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए के नीचे एन को आपने ब्रैकेट में कर लिया। अब क्योंकि स्टेमन के साथ क्या था? स्टेमन में तो आपने कोहेशन और एडहेशन दोनों चीजें पढ़ी थी, तो यहां पे फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अभी जो एन आएगा ये कोहेशन को शो करेगा। अब कोहेशन में आपको मैंने अलग अलग कंडीशन पढ़ाई थी, लाइक मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस, सिंजिनेशियस और सिनेंड्रस। और वहां पे ये भी लिखा था कि एक ग्रुप में पहले एडल्फी पढ़ाया था आपको। एडल्फी का मतलब ये था कि स्टेमन जो है वो बाई फिलामेंट अटैच है, तो बाई फिलामेंट अटैच होंगे तो उसे एडल्फी बोला गया था। अब सारे एक ग्रुप में आ गए तो मोनो एडल्फस हो गया। अगर दो ग्रुप में आएंगे तो डाई एडल्फस हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए इसको भी अगर हम अलग अलग करके लिखें तो ये कैसे कहलाएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल ये मोनो एडल्फस है तो आपने ये लिख दिया। अगर ये डाई एडल्फस है, एन वेरिएबल है, अभी हम नहीं लिख रहे, एन एक है फिर दूसरा ये है, तो ये डाई एडल्फस हो गया। ऐसे मान लीजिए अगर पॉली एडल्फस होगा तो ए एन ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप, क्योंकि मोर देन टू ग्रुप को आपने पॉली एडल्फस लिखा था। तो मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पॉली एडल्फस। जहां तक सिंजिनेशियस और सिनेंड्रस की बात थी वहां तो दोनों एग्जाम्पल में हमें पता ही है, हालांकि उनके फ्लोरल फार्मूला नहीं पढ़ने, बट फिर भी वहां पे तो फिक्स था कि आप 5 फ्यूज एंथर, 5 फ्री फिलामेंट, ये सिंजिनेशियस में पढ़ा था, एग्जाम्पल सनफ्लावर। और 5 कंप्लीटली फ्यूज्ड अगर स्टेमन है तो आपने पढ़ा था कुकरबिट्स में, तो वहां तो ए ब्रैकेट में 5 आ जाएगा, सिंपल है। बट वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये सिंजिनेशियस कंडीशन है और ये सिनेंड्रस कंडीशन है। तो कोहेशन ऑफ स्टेमन क्योंकि फ्यूजन को डिनोट करता है, तो फ्यूजन के लिए हम ब्रैकेट जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे यहां भी बनेगा। बट व्हाट अबाउट एडहेशन ऑफ स्टेमन? एडहेशन को कैसे शो किया जाएगा? तो एडहेशन के लिए फिर हमें अलग अलग सिचुएशन चाहिए। अगर आप स्टेमन में एडहेशन को शो करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी आएंगी। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था? एक हमने एपीपेटलस पढ़ा था कि स्टेमन पेटल से जुड़ जाएं, तो पेटल यानी हुआ करोला, करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेमन यानी एंड्रोशियम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ऊपर एक आर्क बना दिया जाता है। ये आर्क बने होने का मतलब ये होता है कि जो स्टेमन है वो पेटल से जाके अटैच हो गए, जो एंड्रोशियम है वो करोला के साथ एडहेशन शो कर रहा है, तो ऊपर एक आर्क बनाने का मतलब है कि ये एपीपेटलस सिचुएशन है। इसी तरीके से एपीफिलस आपको पढ़ाया था कि अगर पेटल की जगह पे मान लीजिए पेरियंथ हुआ तो यहाँ कैपिटल पी आएगा, यहाँ ए आएगा, अगेन आर्क बना दोगे तो एपीफिलस हो जाएगा। और ऐसे अगर गाइनेंड्रस सिचुएशन है तो पहले ए आएगा, जी बाद में आएगा, क्योंकि इनर मोस्ट होता है, तो ए और जी को आप आर्क बना के जोड़ देंगे। तो ये जो आर्क बनी हुई है, इस आर्क का मतलब क्या है कि ये एडहेशन ऑफ स्टेमन को शो करता है। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था कि टेट्राडायनेमस और डाइडायनेमस, दैट इज द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन। तो लेंथ ऑफ स्टेमन के हिसाब से तो एक्चुअली ये पढ़ा था कि अगर डाइडायनेमस होगा तो 2+2, आउटर 2 शॉर्ट, इनर 2 लॉन्ग। और टेट्राडायनेमस है तो भी यही पढ़ा था कि आउटर 2 शॉर्ट्स बट इनर 4 लॉन्ग। एक्चुअली टेट्राडायनेमस या डाइडायनेमस जो अरेंजमेंट था, रिलेटिव लेंथ की बात थी, ये फ्लावर में फिक्स है कि बाहर वाला जो ग्रुप है वो शॉर्ट होगा, अंदर वाला जो ग्रुप है वो लॉन्ग होगा। तो उसमें हमें कोई सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, और अब हमने रेफरेंस ही वही सेट किया हुआ है कि बाहर वाला शॉर्ट है, अंदर वाला लॉन्ग है। अब नंबर में वेरिएबल हो सकता है, नंबर तो आप लिखोगे ही, ए के नीचे 2+2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आउटर 2 शॉर्ट्स, इनर 2 लॉन्ग।
अगर 2+4 लिखा हुआ है तो बाहर वाले 2 छोटे हैं, अंदर वाले 4 बड़े हैं, क्योंकि इनके लिखने का तरीका ही यही है कि यहाँ पे सिचुएशन बाहर वाली जो है वो शॉर्ट को रिप्रेजेंट करती है, बाहर वाला जो नंबर होगा दोज रिप्रेजेंट द शॉर्टर स्टेमन, और जो फिर बाद का नंबर आएगा वो लॉन्गर स्टेमन का हो जाएगा। तो इसलिए टेट्राडाइनेमस या डाइडाइनेमस को हम यहाँ पे ऐसे कोई सिंबॉलिक मैनर में शो नहीं करते। अब सबसे अंदर क्या आएगा, गाइनीशियम, इनर मोस्ट पार्ट है, इसको आप जी से डिनोट करते हैं। गाइनीशियम में हमने क्या पढ़ा था, अगेन जी के नीचे एन है, तो उसके हिसाब से ये सारी फ्री कार्पेल हो जाएंगी। फ्री यहाँ पे एन क्या था, एन इज अ नंबर ऑफ स्टेमन, तो अंडरस्टूड है, एन इज नंबर ऑफ स्टेमन। यहां एन क्या आएगा, एन इज नंबर ऑफ कार्पेल। ठीक है, तो गाइनीशियम एन आ गया, एन यहां पे नंबर ऑफ है। विधि ने कहा है कि सर पहले शॉर्ट वाला लिखते हैं ना, यस वो तो एक्चुअली क्या है ना, हम जब फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे लिखेंगे तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम आउटर टू इनर मोस्ट, हम बाहर से अंदर जाते हैं। तो अगर स्टेमन 2 रिंग में है तो बाहर वाले जो है वो पहले लिखे जाएंगे, अंदर वाले बाद में लिखे जाएंगे। अब ये फिक्स है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव लेंथ में, जो 2 कंडीशन आपने पढ़ी कि बाहर वाले ही छोटे होते हैं, अंदर वाले ही बड़े होते हैं, उसमें कोई वेरिएशन और है ही नहीं। अगर स्टेमन में रिलेटिव लेंथ चेंज होती भी है अमंग ऑल द फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो टेट्राडाइनेमस या डाइडाइनेमस, और वहां ये चीज फिक्स है कि बाहर वाले ही छोटे होंगे, अंदर वाले ही बड़े होंगे। और लिखने का तरीका भी वही है कि बाहर से अंदर क्योंकि लिखा जा रहा है। आप देखो ना, फ्लावर के बेस पे हमने लिखा ब्रैक्ट, हमने ब्रैक्ट से शुरू किया, ब्रैक्ट हो गया, सिमेट्री और सेक्सुअलिटी हो गया, उसमें कुछ भी पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, मैटर नहीं करता। बट आफ्टर दैट तो फिक्स है ना, पहले कैलिक्स आएगा, फिर करोला आएगा, फिर एंड्रूशियम आएगा, फिर गाइनीशियम आएगा। अगर कैलिक्स करोला नहीं है तो पेरियंथ आएगा, एंड्रूशियम आएगा, गाइनीशियम आएगा। तो जिस सीरीज में आप बाहर से अंदर जा रहे हैं वैसे ही आएगा। तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि आप जब पहले लिखेंगे तो शॉर्ट वाले लिखेंगे, बिकॉज उस कंडीशन में ये फिक्स था कि आउटर वाला शॉर्ट होगा, इनर वाला फिगर लॉन्ग होगा। सो गाइनीशियम में क्या आएगा, गाइनीशियम में जी एन, एन इज द नंबर ऑफ कार्पेल। अब यहाँ पे गैमो और पॉली वर्ड नहीं था एक्चुअली, यहाँ वर्ड हमने क्या यूज किया था, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस यानी कि सारी कार्पेल फ्री है, तो जी एन का मतलब बन गया एपोकार्पस सिचुएशन, और अगर जी एन ब्रैकेट में है तो इसका मतलब बन गया सिनकार्पस सिचुएशन। एन इज द नंबर ऑफ कार्पेल, जब आप नंबर लिखोगे तो आपको समझ में आएगा ही कि मोनोकार्पेलरली, बाई कार्पेलरली, ट्राई कार्पेलरली, पेंटा कार्पेलरली, पॉली कार्पेलरी, हमने अलग अलग ओवरी पढ़ी हुई है, नंबर ऑफ कार्पेल अलग अलग पढ़े हुए हैं, तो अब जैसा भी होगा वैसा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली आएगा गाइनीशियम की पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि जी के नीचे अगर लाइन होती है तो हमने पढ़ा था ये सुपीरियर ओवरी है, अगर जी के साइड में है तो ये इंफीरियर ओवरी, और अगर जी के ऊपर बार बनाया हुआ है तो ये हाफ इंफीरियर है, ये इंफीरियर है। और इनके करस्पॉन्डिंग आपको पता था कि यहाँ पे अगर हम फ्लावर की पोजीशन के हिसाब से समझें कि अगर सुपीरियर ओवरी है तो ऑब्वियस है फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। अगर हाफ इंफीरियर है तो कैसा होगा, पेरीगाइनस होगा। अगर इंफीरियर है तो कैसा होगा, एपीगाइनस होगा। तो एक्चुअली फ्लावर का टर्म नहीं था, हमें क्योंकि ओवरी को रिप्रेजेंट करना था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो हमने फ्लावर में वो चीज़ यूज़ नहीं की, हमने उसको ओवरी में यूज़ कर लिया। सो दीज आर द डिफरेंट सिम्बल्स जितने भी मैंने पढ़ाए, बुक में सारे दिए तो नहीं है लेकिन फिर भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे पीछे करके बुक में मेंशन है, तो हमें ये सब याद रखना है। अब आप बताइए मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हमने सिंबॉलिक मैनर में रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया, जिसके लिए हमें फ्लोरल डायग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा क्या है जिसको आप सिंबल में नहीं दिखा सकते, बताओ। यस बोलिए।
पहला आंसर आ गया रैनी देवी का, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के लिए हम कोई सिंबल नहीं बना सकते। एस्टिवेशन आपने पढ़े वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी और पेप्लियोनेशियस। तो इनके लिए एक्चुअली कोई सिंबल नहीं आता, इनके लिए आपको ड्रॉ करके ही दिखाना होगा। हमने भी ड्रॉ करके ही देखा है। फिर आया दूसरा आंसर, ऋतु वर्मा ने बोला सबसे पहले प्लेसेंटेशन, एंड बाकी सब ने भी बोला है। सो सेकंड वन इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। हमने प्लेसेंटेशन में भी ट्रांसवर्स सेक्शन काट के हर चीज़ का दिखाया है ना। प्लेसेंटेशन में आपने मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और बेसल 5 पढ़े हैं। तो हमने सबके सेक्शंस कट करके देखे हुए हैं। तो एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन, इनके लिए हमें एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ेगा। इनको हम किसी सिंबल से शो नहीं कर सकते। अगर कर भी देंगे तो कहाँ लिखोगे? लाइक कैलिक्स और करोला दोनों में मान लीजिए एस्टिवेशन है, वेलवेट है, तो कैसे दिखाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, कोई तरीका नहीं ढूंढा गया, क्योंकि वो तो बना के दिखाना होता है ना। फिर तीसरा फरहीन ने लिखा इन्फ्लोरेसेंस। बेटा इन्फ्लोरेसेंस तो आएगा ही नहीं, बिकॉज आप तो फ्लोरल डायग्राम बना रहे हो ना। जब बना फ्लावर कर रहे हो तो इन्फ्लोरेसेंस कैसे आएगा? फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फार्मूला है, तो इन्फ्लोरेसेंस तो अप्लाई होगा ही नहीं। इन्फ्लोरेसेंस में जितने भी फ्लावर होंगे उन सबका डिस्क्रिप्शन यही आएगा, बट इन्फ्लोरेसेंस का डिस्क्रिप्शन तो ना आइए। हम इन्फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस आने का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फरहीन ने अभी जो लिखा दैट इज नॉट अप्लाइड बाय हियर। और बताइए, एक और चीज़ है जो आइडियली तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप बताइए और क्या आएगा जिनके लिए आप फ्लोरल डायग्राम बनाओगे? बताइए। और ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आप डायग्राम बनाओगे? बिकॉज वो चीज़ आप फ्लोरल फार्मूला में नहीं दिखा सकते। सो दीज आर द 3, बिकॉज एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट यूनिक टू फ्लोरल डायग्राम। यूनिक का मतलब है जो सिर्फ डायग्राम में आए, बाकी कहीं ना आए, है ना। ओके, किसी ने कुछ लिखा, शिवानी जैन ने लिखा ओव्यूल का रिप्रेजेंटेशन। व्हाट अबाउट ओव्यूल रिप्रेजेंटेशन? ओव्यूल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा, दैट इज प्लेसेंटेशन, वो तो हमने लिख ही लिया, है ना। और हर्षित वर्मा ने लिखा है वेनेशन। वेनेशन तो बेटा लीफ में था, फ्लावर में कहाँ से ले आए? गुंजन ने भी वेनेशन लिखा हुआ है, या ये कोई और वेनेशन है? आपको ढूंढना तो फ्लावर में है ना। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो पहले ये तो समझ लो ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। आपका टॉपिक है फ्लोरल फार्मूला, तो आप फ्लावर से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कहें कि फ्रूट और सीड, तो वो जब बनते हैं तब फ्लावर नहीं होता। अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले बोला, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि फ्लावर में जहाँ से मैंने आपको ब्रैक्ट पढ़ाया है वहाँ से लेके और जहाँ पे प्लेसेंटेशन ख़त्म किया है वहाँ तक, इतने नोट्स में आप कोई चीज़ अगर ढूंढ सकते हैं तो बताइए। ना तो फ्लावर से पहले जाना है, ना आपको जो है वो प्लेसेंटेशन के बाद में जाना है। ओके, अब आया आंसर रैनी देवी का मदर एक्सिस, ठीक है। दीपांशु ने बोला है पोजीशन ऑफ गाइनीशियम। गाइनीशियम की पोजीशन क्या होती है? यही तो है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी और हाफ इंफीरियर ओवरी। मुस्कान ने लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हो तो गए बेटा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, सब में एन लिखा हुआ है, जिसमें जितने सेपल, पेटल, स्टेम एंड कार्पेल होंगे सारे दिख जाएंगे। ये तो इंक्लूड हो गया ना, नंबर ऑफ पार्ट। मुस्कान ने फिर लिखा मदर एक्सिस, और उससे पहले रैनी देवी ने लिखा था मदर एक्सिस। दैट इज द राइट आंसर। थर्ड क्या आएगा यहाँ पे? मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या था? मदर एक्सिस एक्चुअली वो एक्सिस है जिससे आप फ्लोरल पार्ट की पोजीशन बताते हैं, है ना। ये हमें क्यों चाहिए? दिस इज फॉर पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट। ये कैसे अप्लाई करोगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, दिस इज कॉल्ड मदर एक्सिस। ये 3 चीजें हैं जिनके लिए फ्लोरल डायग्राम यूनिक है। इन तीनों को आप फ्लोरल फार्मूला में नहीं दिखा सकते। बाकी जितने भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन होता है वो सब हम फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मदर एक्सिस क्या है। मदर एक्सिस क्या है? एक्चुअली एक
फ्लावर का एक्सिस है, जैसे हमारी बॉडी को स्टडी करने के लिए हमारा एक एक्सिस है, बॉडी एक्सिस कहलाता है। जब आप मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में है, एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट ईयर में ही आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन एनाटॉमी। अब सबसे मुश्किल वही होता है, एनाटॉमी में अच्छे अच्छे लोगों की बैक आ जाती है, मतलब एमबीबीएस में भी अगर किसी की बैक आती है तो कहते हैं कि भाई एनाटॉमी में आई होगी, बिकॉज एनाटॉमी पढ़ना बहुत आसान तरीका नहीं है, बड़ी मोटी मोटी सी बुक्स हैं कि ठीक है बुक्स खोल तो लेते हैं, बट जब पता चलता है कि यार इतनी मोटी बुक तो केवल एब्डोमेन के लिए, इतनी मोटी तो केवल थोरैक्स के लिए है, तो बड़ा मुश्किल काम है और इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर आपको बॉडी को ओपन करना है और आपको उसका एक्सेस ही नहीं पता तो कैसे करोगे। ऑपरेट तो हार्ट को करना है खोल के, आप किडनी वाली साइड बैठे हुए हैं। जब आप बॉडी को ऑपरेट आप करोगे तो आपको मिनिमम इंजरी के साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचना है ना जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हो। अब आपने हार्ट होता लेफ्ट साइड में है, अब लेफ्ट में आप क्या लोगे, डॉर्सल से लेफ्ट पे जाओगे या वेंट्रल से लेफ्ट पे जाओगे, ज्यादा आसान कहां से पड़ेगा, मिनिमम डैमेज कहां पे होगी, सबसे कम टिश्यू कहां पे डैमेज होंगे, सबसे ज्यादा ब्लड कहां से रिलीज हो सकता है जहां से नहीं जाना है। तो आपको एक्सेस के रिस्पेक्ट में सारे ऑर्गन पढ़ाए जाते हैं कि जब इस ऑर्गन तक हम लोकेट करेंगे तो इसकी एक्चुअली बॉडी में पोजीशन क्या है। ऐसे ही हायर क्लासेस में जो प्लांट का डाइसेक्शन करते हैं, फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं, उनको मदर एक्सेस प्लांट का पढ़ा, इट्स ए काइंड ऑफ प्लांट एनाटॉमी विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। हमारे लिए जो एनाटॉमी हमें आगे पढ़नी है उसमें फ्लावर का डाइसेक्शन कहीं नहीं दिया है, हमारे सिलेबस में जो एनाटॉमी है वो रूट स्टेम लीफ की है, क्योंकि फ्लोरल एनाटॉमी सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की एनाटॉमी है। तो हमें एनाटॉमी तो नहीं पढ़नी कि फ्लावर को हम कट कैसे करते हैं, बट वहां पे एक पेरेंट एक्सिस है जिसे हम मदर एक्सिस बोलते हैं, इसको कांस्टेंट मान के ही सारे फ्लोरल पार्ट डिजाइन किए जाते हैं। कि अगर कोई चीज मान लीजिए ये मदर एक्सिस सीधा बना हुआ है, आपके सामने ये लाइन सी दिख रही है, तो ये मदर एक्सिस हो गया। अब आप कहें कि यहाँ पे कोई चीज है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मदर एक्सिस के ऊपर आ रही है, मदर एक्सिस के पैरेलल में जा रही है। अगर ये एक्सिस है कोई चीज यहाँ पे है तो उसका मतलब ये हुआ कि मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है। अगर ये मदर एक्सिस है कोई चीज यहाँ पे है तो ये मदर एक्सिस के 45 डिग्री या डायगोनल जा रही है। तो हम एक्सिस को कांस्टेंट मान के सारे फ्लोरल पार्ट को डिजाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए मदर एक्सिस बनाना सबसे जरूरी होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा कहा जाए, जैसे आपने कहा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, कैसे डिसाइड करोगे कि एंटीरियर एंड कौन सा है फ्लावर का, पोस्टीरियर एंड कौन सा है। तो मदर एक्सिस हमेशा पोस्टीरियर एंड वाला साइड होता है कि जो पोस्टीरियर एंड है वो फ्लावर का मदर एक्सिस कहलाता है। उसके अपोज में जो बनाओगे वो एंटीरियर हो जाएगा, उसके साइड में जो बनेंगे वो लेटरल हो जाएंगे, और फिर बाकी के एक्सिस भी आते हैं। तो मदर एक्सिस आएगा, प्लेसेंटेशन आएगा, एस्टिवेशन आएगा, जिनके लिए हमें फ्लोरल डायग्राम की जरूरत पड़ती है। बिना फ्लोरल डायग्राम के आप इन चीजों को नहीं समझ सकते, है ना। तो फ्लोरल डायग्राम अब कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। इस टॉपिक में एनसीईआरटी ने जो डायग्राम डिस्कस किया है वो मस्टर्ड का डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला लिखा है और मस्टर्ड का डायग्राम लिखा हुआ है, तो हम दोनों चीज़ों को समझते हैं ना। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मस्टर्ड यानी फैमिली ब्रेसिकेसी, अगर किसी फैमिली का मान लीजिए फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला आपको पता है तो कम से कम उस फैमिली के जितने भी फ्लोरल फीचर्स हैं वो तो सारे पता चल गए ना आपको, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला सारे फ्लोरल फीचर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, रूट स्टेम लीफ कैसा है वो नहीं पता चलेगा, मैं ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं हमें ये नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या पता चलेगा कि फ्लावर का डिस्क्रिप्शन क्या है वो तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया। दैट्स वाई मैंने शुरू से बोला आपको कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली 3 की जगह हम कह सकते हैं कि 4 फैमिली है जिसका डायग्राम और फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। दैट इज मस्टर्ड बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी। तो इसलिए ब्रेसिकेसी के भी करेक्टर इन टर्म्स ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स हमें याद रखने होंगे, है ना। मैं आपको दिखाऊं तो बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो ये बना हुआ है। दिस इज द केस ऑफ ब्रेसिकेसी, है ना। ब्रेसिकेसी में जो आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आएगा, क्लियर। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है ना। पहले हम फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। ब्रेसिकेसी का ये फ्लोरल फार्मूला है, आप यहाँ पे देखोगे तो अब इसका मतलब आप कैसे समझोगे, मैं अपने हिसाब से लिख भी देता हूँ। ये डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी का ही है। दिस बिलोंग्स टू ओके, ये है मस्टर्ड फैमिली ब्रेसिकेसी।
ब्रेसिकेसी का पुराना नाम क्रूसीफेरी था, तो किसी बुक में क्रूसीफेरी, अगर किसी बुक में ये नाम मिल जाए तो भी चलेगा। ब्रेसिकेसी के मेंबर्स क्रूसीफर कहलाएंगे, है ना। मस्टर्ड, इनके मेंबर्स क्या कहलाते हैं? क्रूसीफर। क्रूसीफर्स का मतलब है बिलोंग्स टू फैमिली क्रूसीफेरी, जिसका नया नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। इसमें ब्रेसिका यानी कि मस्टर्ड आते हैं। तो ये मस्टर्ड का, जैसे हमने जहाँ से चैप्टर स्टार्ट किया, जो मेन डायग्राम बना हुआ है वो भी मस्टर्ड के प्लांट का बना हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जहाँ पे लिखा था फर्स्ट स्लाइड पे, वहाँ पे जो डायग्राम बना है वो भी मस्टर्ड के प्लांट का है। मस्टर्ड एक आइडियल डाइकॉट मेंबर है। आगे आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे तो मस्टर्ड के प्लांट को ही यूज़ किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीनोम, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वहाँ पे। खैर, जब आएगा तब हम उस चीज़ को देखेंगे। ये है फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, और वी कैन से मस्टर्ड। तो अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो सिंबॉलिक मैनर में क्या होगा? ये हो गया बाइसेक्सुअल, है ना, एक्टिनोमॉर्फिक, अगर इनको देखेंगे तो। अब ये कैलिक्स हैं। कैलिक्स 2+2 लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ एक्चुअली। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि चारों एक साथ नहीं होते, 2 अलग होंगे, 2 अलग होंगे, तो ये 2+2 है। करोला 4 है, चारों एक साथ हैं, कोई ब्रैकेट नहीं बना कहीं पे, इसका मतलब सब फ्री है। एंड्रीशियम में 2+4 लिखा हुआ है, मतलब 2 अलग होंगे, 4 अलग होंगे, बाहर वाले 2 छोटे, अंदर वाले 4 बड़े, चारों 6 हैं, सब अलग अलग है, कोई किसी से फ्यूज नहीं हो रहा। सो दैट इज टेट्राडाइनमस कंडीशन। गायनीशियम में 2 लिखा है तो यानी बाई कार्पुलरली, ब्रैकेट में बंद है यानी सिन कार्पस, नीचे लाइन बनी हुई है यानी सुपीरियर ओवरी। सो फ्लोरल फार्मूला को जब आप रीड करेंगे तो ये कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2 फ्री, करोला 4 फ्री, एंड्रीशियम 2+4 टेट्राडाइनमस, गायनीशियम बाई कार्पुलरली, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। इस तरीके से आप ये फार्मूला याद रखेंगे कि भाई ये ब्रेसिकेसी का फार्मूला है या ये मस्टर्ड का फार्मूला है। आपके बुक में 4 फार्मूला, 4 डायग्राम दिए हैं, तो आप ये भी मान सकते हैं कि 4 ऑप्शंस होते ही हैं क्वेश्चन के, तो आपको चारों दे दिए गए। और फिर कहा जाए कि इनमें से पी का कौन सा है, इनमें से लिलिएसी फैमिली का कौन सा है, इनमें से पोटैटो का कौन सा है, इनमें से मस्टर्ड का कौन सा है। 4 फैमिली के 4 एग्जाम्पल। इवन ये भी किया जा सकता है कि इसी फ्लोरल फार्मूला में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाएं, लाइक के 2+2 की जगह 2+2 इन ब्रैकेट बना दिया जाए, गलत हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड्रीशियम 2+4 की जगह 4+2 लिख दिया जाए, गलत हो जाएगा। गायनीशियम के अंदर जो 2 लिखा है वो ब्रैकेट ना बनाया जाए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा है हमें वैसा ही लिखना होता है। तो इसलिए आपको ये चारों फार्मूले, अभी तो हमने एक देखा है, ऑल द 4 फार्मूला गिवन इन चैप्टर एंड ऑल द 4 डायग्राम्स मेंशन्ड हियर, हमें ये सारा कुछ अच्छे से याद रखना है सो दैट कि ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इसमें बाहर का कुछ आ ही नहीं रहा ना, एक्चुअली वही आ रहा है जो बुक में दिया हुआ है। और मेरा हमेशा से मानना है कि जो बुक में दिया है अगर वो पूछा जा रहा है तो कम से कम वो चीज़ तो गलत ना हो ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर? किसी ने कुछ पूछा, कोई डाउट? ओके, अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे बना हुआ था। इसको हम बैक में ले चलते हैं, कहीं भी देख लेते हैं। लो, अब मान लीजिए मैं ये बनाना है, हमने अभी क्या लिखा था फ्लोरल फार्मूला में? फ्लोरल फार्मूला हमने लिखा था ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 2+2 है, करोला 4 है, एंड्रीशियम 2+4 है, गायनीशियम में बाई कार्पुलरली, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी है। ये हो गया डायग्राम ऑफ ब्रेसिकेसी, सॉरी फार्मूला ऑफ मस्टर्ड और ब्रेसिकेसी। अब यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ हमें देखना ये है कि इसको डायग्राम में कैसे बनाओगे। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले जब डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ मदर एक्सेस बनाया जाता है, एक डॉट बनेगा किसी भी डायग्राम के ऊपर, वो डॉट क्या शो करता है? दिस डिनोट्स मदर एक्सेस। ये क्या है? मदर एक्सेस है। और मैंने अभी आपको बताया मदर एक्सेस कहाँ पे होता है? हमेशा पोस्टीरियर एंड पे होता है। दिस इज ऑलवेज एट पोस्टीरियर एंड, मतलब ये फ्लावर की पोस्टीरियर साइड है। इसको कांस्टेंट मान के आप जैसे चाहे वैसे उसको अरेंज कर लीजिए, है ना।
अब मान लीजिए मैं ये एक्सिस अपने हिसाब से बनाऊं तो लाइक ये एक्सिस हो गया, है ना, ये पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए। आप चाहें तो यहाँ पे ये डायगोनल एक्सिस भी मान सकते हैं। ये कैसे बना मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, बाकी हमें बनाना नहीं है, आपको बस अपने दिमाग में इमेज बैठा के रखनी है कि अच्छा ऐसा कुछ फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम होते हैं, है ना। अब फ्लावर में क्या होता है, डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो डायग्राम को स्टार्ट करेंगे तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जैसे लिखा है ब्रेसिकेसी का। तो मैंने आपको एक प्लेन बना दिए कि सेंटर से पास होने वाले किसी भी प्लेन से आप उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे ऐसे करें या इस तरीके से डायगनली करें। आप मतलब पैरेलल टू द एक्सिस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ले सकते हैं, डायगनली टू द एक्सिस ले सकते हैं। इन ऑल द केस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे, इसलिए ये कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक। तो हमने यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बना रखा है। फिर हम इसमें मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बनाएंगे, तो हमने फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसका साइन बना दिया। अब बात आती है कैलिक्स की कि कैलिक्स कैसा होगा। कैलिक्स में नंबर ऑफ सेपल कितने हैं, 4, लेकिन K4 नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली K2+2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेपल्स हैं वो 2 रिंग में अरेंज होंगे, एक बाहर वाली रिंग होगी वहां 2 होंगे, एक अंदर वाली रिंग होगी वहां 2 होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2+2 की फॉर्म में अरेंज होंगे। तो मान लीजिए अगर मैं ये बाहर वाली रिंग बनाऊं, सबसे बाहर ये ये एक रिंग होती है, एक वर्ल होता इस तरीके से। तो यहां पे क्या है, मैंने 2 बनाने हैं, आप इस तरीके से, यहां पे आप बुक में देखोगे तो ये एक बना हुआ है, ये, और एक यहां बना हुआ है। अब ये नहीं है कि आप इसको कहीं भी बना लोगे, फ्लावर को घुमाना ही तो है, जैसे चाहे वैसे घुमा दो। अगर आपने घुमा दिया तो क्या होगा कि जो बाहर वाले सेपल 2 एक्सिस पे आने चाहिए वो एक्चुअली क्या होगा, उनके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऊपर आपने ये 2 एक्सिस पे बनाए हुए हैं पेटल, इनको 90 पे आपने रोटेट कर दिया लाइक दिस, तो अब क्या हो गया, अब हो ये गया कि ये तो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो गया, जबकि होता ही नहीं है ऐसा। फ्लावर में जो 2 स्टार्टिंग में सेपल आते हैं वो तो मदर एक्सिस के पैरेलल होते हैं, तो ये वाली चीज ऐसी रहेगी, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी बॉडी को घुमा नहीं सकते, अगर घुमा दोगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी। एक बॉडी का एक्सिस भी तो कांस्टेंट रखना है ना, उसके रिस्पेक्ट में तो सारी चीजें पढ़ोगे कि बॉडी का एक एक्सिस है, एक कैविटी आ गई दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। अब उसमें लंग्स कैसे अरेंज हैं, उसमें बाकी हार्ट कैसे अरेंज है, लिवर की पोजीशन क्या है, पैनक्रियास कहाँ जाएगा, हर चीज अपनी जगह पे फिक्स है ना, उसको आप जबरदस्ती तो नहीं घुमा सकते। ऐसे फ्लावर में नीचे सारा थैलेमस पे जुड़ा हुआ है, तो आप उसे बाई फोर्स तो ट्विस्ट कर नहीं दोगे, आपको नेचर में जैसा दिखाई देता है वैसे ही तो ड्रॉ करोगे। तो पहले वाले जो 2 सेपल बनाए जाते हैं वो एक्सिस के ऊपर ही बनाए जाते हैं, तो जैसे बुक में देखोगे तो एक्सिस के ऊपर बने। फिर जो अंदर वाले जो 2 आएंगे वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एक वर्ल हो गई। अब दूसरी वर्ल जब बनेगी तो वो यहां बनेंगे 2। पेन टैब पे बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन सकता बेटा, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से रेफर करना हो तो आप कर सकते हैं, है ना। ये 2 मैं सिर्फ आपको एक समझा रहा हूं, बाकी आपको ये इमेज अपने दिमाग में बसानी है कि ये वाला ब्रेसिकेसी का है। अब यहां देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अंदर वाले की रिंग अलग है, एक्चुअली ये अंदर वाला वर्ल ऐसे होता और बाहर वाला वर्ल कैसे होता, ये ऐसे है, लाइक दिस। तो यहां पे 4 सेपल तो हैं, लेकिन चारों एक रिंग में नहीं है, बाहर 2 हैं, अंदर वाले 2 हैं। अब अगर कहा जाए ये कौन सा एस्टिवेशन है, बताओ मस्टर्ड में कौन सा एस्टिवेशन होता है? और अगर मस्टर्ड में कौन सा होता है ये नहीं पता तो आपको देख के तो समझ में आ ही रहा है ना, ये कौन सा एस्टिवेशन है? यस, इम्ब्रिकेट। दीपांशु, इम्ब्रिकेट कहां है बेटा? ये संगीता कुमारी इम्ब्रिकेट, रैनी इम्ब्रिकेट, शिवानी इम्ब्रिकेट, मुस्कान इम्ब्रिकेट, विधि ट्विस्टेड,
शिवानी इम्ब्रिकेट, प्रशांत ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, गुंजन, ऋतु वेलवेट, सब तुक्के मार रहे हैं, है ना। आपको 4 एस्टिवेशन पढ़ाए थे ना, इतने मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि मैंने मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, पर अगर नहीं समझ में आई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मेरी गलती रह गई या फिर आप नहीं समझ पाए, दोनों बातें हो सकती हैं। आपको 4 एस्टिवेशन पढ़ाए थे, 5वां कोई है नहीं आपके सिलेबस में, तो आपको 4 ही याद रखने हैं। उसमें से भी सबसे सिंपल हैं 2 स्टार्टिंग के, वेलवेट और ट्विस्टेड। वेलवेट का मतलब है एक रिंग में जितने भी सेपल, पेटल, टैपल, व्हाटएवर एल्स जो भी आएगा उसमें मार्जिन ओवरलैप नहीं करेंगे। और ट्विस्टेड में यह था कि एक रिंग में जितने भी सेपल, पेटल या टैपल आएंगे उन सबके मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। इम्ब्रिकेट में तो कोई डेफिनेट मैनर था ही नहीं, और वैक्सिलरी तो बिल्कुल अलग है। उसका तो एक ही एग्जाम्पल था फैबेसी फैमिली, जहां पे आप 5 बनाओगे, बड़ा, फिर 2 और छोटे, फिर 2 सबसे छोटे। तो वैक्सिलरी तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए, वो तो कहीं से कहीं तक मतलब ही नहीं है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको कहां से लग रहा है कि ये ट्विस्ट कर रहा है, या कहां से आपको ये इम्ब्रिकेट नजर आ रहा है? एक वर्ल के अंदर अगर आपने 2 पेटल बनाए, अब मैं इसको बहुत सिंपल वे में बना रहा हूं, लाइक दिस, ये एक है, ये दूसरा है, ये एक वर्ल थी। अब इसमें कौन किसको ओवरलैप कर रहा है जिसकी वजह से आपने ट्विस्टेड लिखा, या इसमें क्या आपको कोई डेफिनेट मैनर नहीं समझ में आ रहा जिसकी वजह से आपने इसे इम्ब्रिकेट बोल दिया? कहां ट्विस्ट कर रहा है, कौन किसको ट्विस्ट कर रहा है? इसके अंदर दूसरी रिंग आएगी और इस दूसरी रिंग में एक यहां पे है और एक यहां पे है। ये बाहर वाली रिंग अलग है, दूसरी एक रिंग में कोई, एक रिंग में जब ओवरलैप करोगे तभी तो ट्विस्टेड आएगा। 2 रिंग में अगर दो रिंग बनाओगे तो एक के ऊपर एक थोड़ा बन जाएंगी, एक बाहर बनेगी एक अंदर बनेगी, तो ये ओवरलैपिंग थोड़ा ना हुआ। ओवरलैपिंग का मतलब तो ये बताया था कि एक ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है। ये एक ही रिंग में 5 बनाए थे और इसको कहा था कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। और इम्ब्रिकेट जब बनाया था तब भी यही था कि एक सबसे बाहर है, फिर एक जो है वो हमने वो बना दिया, एक हमने बिल्कुल अंदर बना दिया, फिर एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो उसमें ये कि ये बिल्कुल अंदर हो गया और ये बिल्कुल बाहर हो गया, और बाकी जो है वो इसमें एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है, एक अंदर एक बाहर है। ये इम्ब्रिकेट में था। ये वेलवेट एस्टिवेशन बना हुआ है जिसमें कहीं से कहीं तक कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे आप, क्योंकि आप अगर देख के भी नहीं पहचान सकते और याद भी नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मस्टर्ड के अंदर तो, और लिखाया भी था आपको वेलवेट के एग्जाम्पल में, मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस। तो वैसे भी गलती नहीं होनी चाहिए अगर आपने याद कर रखा है तो, और अगर नहीं याद कर रखा तो देख के भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। दोनों तरीके से गलती हो रही है, तो इसका मतलब ना तो आपने मॉर्फोलॉजी याद की और ना आपने समझने की कोशिश की। समझोगे भी नहीं, याद भी नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, है ना। सो ये कैसा एस्टिमेशन हुआ? वेलवेट, है ना। आपको कंफ्यूजन अगर इस बात से हो रहा है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि ये 2 रिंग है बेटा, एक रिंग नहीं है। एक रिंग में जब ओवरलैप करते हैं तब आप उसको ट्विस्टेड बोलते हैं। अगर 10 रिंग बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक बनेगी। अब ऐसे केस में आप ये तो ना बोलोगे कि ये ओवरलैपिंग हो गए। ओवरलैपिंग का मतलब है एक रिंग में जितने भी हैं 2, 3, 4, 5, 10 वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, देन ट्विस्टेड कहलाएगा। तो यहां कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं जो बाहर बने हुए हैं, है ना। आपकी बुक में ये ऐसे डायगोनल सी लाइन भी बनी हुई है, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। फिर ऐसे 2 अंदर है, ये एक ये और एक ये। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन है, ये ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट नहीं है, सबके गलत हो गए। सर एस्टिवेशन तो करोला का होता है। किसने कहा करोला का होता है? जिस दिन मैंने पढ़ाया उस दिन थे नहीं थे क्या क्लास में? जाओ पीछे नोट्स देखो और देखो वहां डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अब तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी जाती है।
एक तो तरीका ये होता है ऑफलाइन कि मैंने बोर्ड पे लिखा, आपने कॉपी पे नोट नहीं किया, मैंने रब कर दिया, कोई प्रूफ नहीं है। अब तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, बैक में जाके वीडियो देखिए, स्लाइड में भी लिखा होगा, मैंने भी लिखा है, पूरी डेफिनेशन लिखी थी, अरेंजमेंट ऑफ सेपल ऑब्लिक पेटल ऑब्लिक टेपल इन देयर रिस्पेक्टिव वर्ल। ये तो प्रिंट की हुई डेफिनेशन है। फिर वर्ल में भी लिख दिया था ब्रैकेट में कि सेपल का अरेंजमेंट आएगा कैलिक्स के अंदर, पेटल का अरेंजमेंट आ जाएगा कोरोला के अंदर, टेपल का अरेंजमेंट आ जाएगा पेरियंथ के अंदर। इतने ध्यान से पढ़ाने के बाद भी अगर आप कह रहे हो कि ये केवल करोला का होता है तो ऐसे तो गलत हो जाओगे। दीपांशु ने लिखा है सेपल और पेटल बोथ, इवन टेपल का भी होता है, पेरियंथ का भी एस्टिवेशन होता है। जब सेपल और पेटल अलग अलग नहीं होते तो पेरियंथ होते हैं, एस्टिवेशन तो वहाँ भी आएगा। एस्टिवेशन तीनों जगह आएगा, तीनों में से या तो पेरियंथ होगा या फिर कैलिक्स और करोला अलग अलग होंगे। अब कैलिक्स भी अपने आप 2 रिंग में अरेंज हो, करोला भी अपने आप 3-4 रिंग में अरेंज हो, तो हर रिंग का अलग अलग आप बना के दिखाओगे। यही डायग्राम का पर्पस है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये था कि इसको हम घुमा नहीं सकते। बाहर वाले 2 जो है वो मदर एक्सिस के पैरेलल आएंगे, अंदर वाले जो 2 आएंगे वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर, मदर एक्सिस के 45 डिग्री पे डायगनली, ये परपेंडिकुलर आएंगे, सॉरी। बाहर वाले जो 2 हैं वो मदर एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं और अंदर वाले जो 2 है वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। यही इसीलिए हम डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि ये चीज फिक्स है। ये नहीं कि फ्लावर ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, एक्टिनोमॉर्फी की तो है, हम घुमा देते हैं, घुमाने से एक्सिस बदल जाएगा जो नहीं हो सकता। तो जैसा एक्सिस है वैसा ही आपको इसको रखना होता है, इसलिए ये पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड आती। मतलब फ्लावर ऐसे है मान लीजिए, तो ये जो एंड है ये तो प्रॉक्सिमल डिस्टल होते हैं। फ्लावर को आप कट करोगे, जब आप कट करोगे तो कट करने पे आपको ये रिंग्स के अंदर रिंग्स नजर आएंगी जो आपके सामने इमेज बन के आ रही है। इसमें पोस्टीरियर क्या है एंटीरियर क्या है ये पता करना है, जिसके लिए हमने मदर एक्सिस को बनाया है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे बाहर वाले डायग्राम की, दैट इज कि 2+2 ये बना दी हमने। अब अंदर जो करोला है उनमें नंबर ऑफ पेटल क्या है 4। अच्छा ये जुड़े हुए नहीं है तो मैंने जोड़े भी नहीं, अगर ये जुड़े होते तो आप इनको लाइन से जोड़ देते, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी। पेटल भी कितने हैं 4 हैं और एक ही साथ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब चारों एक ही रिंग में होंगे। ब्रैकेट नहीं बना इसका मतलब चारों अलग अलग होंगे। ठीक है, अब कैसे है इस बात को देखना है कि एक्चुअली ये होंगे कैसे, कहां बनाओगे। ये पूरा अंदर एक सर्किल है तो क्या कहीं भी बना दें, यहां भी नहीं हो सकता। यहां भी ये चीज फिक्स है कि जब आप बनाएंगे तो ये एक्चुअली डायगोनल आएंगे लाइक दिस। आप अपनी बुक में देखोगे तो एक यहां पे आएगा, ये एक है, ऐसे ये एक दूसरा यहां है, ये तीसरा आएगा, और ये चौथा आएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो ये एक्सिस है, आपको दिख ही रहा है मदर एक्सिस, और ये पेटल की बॉडी है ये, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं। अब ये भी नहीं कि आप घुमा दें हल्का सा, नहीं घुमा सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो समझने के हिसाब से क्या है कि पेटल एक्चुअली होते ही ऐसे क्रॉस के जैसे होते हैं। क्रूसीफेरी नाम क्यों दिया गया था, अगर आप इसको बैक में जाके पुरानी क्लासिफिकेशन में देखो, सोचो पुराने क्वेश्चंस में पूछा भी जाता था, तो इनको बोलते थे क्रूसीफॉर्म करोला। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है लैटिन में क्रॉस शेप। तो एक्चुअली ये मदर एक्सिस के क्रॉस में आ रहे हैं, 45 डिग्री टू द मदर एक्सिस, डायगोनल टू द मदर एक्सिस आ रहे हैं, इसीलिए नाम रखा गया क्रूसीफॉर्म। और बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट फैमिली का नाम रख दिया गया क्रूसीफेरी। बट जब ICBN एग्जिस्टेंस में आया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो वहां ये रूल बना हुआ है कि फैमिली का नाम हमेशा ACE पे खत्म होगा। कोई भी फैमिली है दैट ऑलवेज एंड्स विद ACE। तो क्रूसीफेरी में ये नहीं आता था तो नाम बदल के ब्रेसिकेसी कर दिया गया। फैबेसी है, लिलिएसी है, सोलेनेसी है, जिन फैमिली में ये चीज नहीं आती थी उनके नाम बदल दिए गए। तो अब क्या बन गया, ब्रेसिकेसी। तो करोला 4 हो गए, और 4 के हिसाब से यहाँ पे कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। ये भी एस्टिवेशन कैसा हुआ, वेलवेट। मस्टर्ड में कैलिक्स का भी वेलवेट एस्टिवेशन है और कोरोला का भी एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट बना हुआ है। अब इसके बाद अंदर क्या आएगा, एंड्रोशियम
एंड्रूशियम में 2+4 लिखा हुआ है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है। 2 बाहर आते हैं जो छोटे हैं, 4 अंदर आएंगे बड़े होंगे। अब ये कैसे अरेंज होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हम कहीं भी बाहर 2 बना दें? वो भी नहीं हो सकता। पहले जो बाहर वाले 2 आएंगे वो आएंगे मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे आप बुक में देखोगे तो एक यहां बना है और एक यहां बना हुआ है। ये मान लीजिए बाहर वाली कोई रिंग होती तो ये, और बाकी जो अंदर 4 आएंगे वो मदर एक्सिस के डायगोनल होंगे। लाइक एक यहां पे आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां मान लीजिए। ये पहली रिंग होती इस तरीके से, तो बाहर वाली रिंग में 2 हैं और वो दोनों कैसे हैं? मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर। अंदर वाली रिंग में 4 हैं और 4 कैसे हैं? मदर एक्सिस के डायगोनल। ये भी फिक्स है, इसको भी आप जैसे चाहे वैसे घुमा नहीं सकते, जैसा बना है वैसा ही रहता है। तो एंड्रूशियम भी कैसा हो गया? 2+4 हो गया, है ना। टेट्राडाइनेमस, किसी से कोई जुड़ा नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं बनी हुई है, इसी कंडीशन को टेट्राडाइनेमस कहते हैं। बाहर वाले 2 छोटे, अंदर वाले 4 बड़े। लेकिन जो बाहर 2 हैं वो कहाँ बनाओगे? पूरी रिंग में क्या कहीं भी बना दोगे? नहीं, वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं तो वैसे ही बनेंगे। अंदर वाले 4 कैसे बनेंगे? तो अंदर वाले जो 4 है वो मदर एक्सिस के डायगोनल बनेंगे, तो उसके हिसाब से वैसे ही बनाए जाते हैं। अब सेंटर में क्या आएगा? गायनीशियम यानी कि 2 बाइकार्पेलरली है, दोनों कार्पल फ्यूज कर गई, सिनकार्पस, नीचे जो लाइन बनी है सुपीरियर ओवरी। तो अंदर इसमें फ्लोरल डायग्राम में क्या बनता है? एक्चुअली अंदर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। सीधे सीधे प्लेसेंटेशन ही बना दिया जाता है, क्योंकि यहां तो कार्पल का सेक्शन ही आएगा, सेंटर में आपको यहां पे सेक्शन बनेगा। मस्टर्ड में कौन सा प्रेजेंटेशन है, जल्दी बताओ? सेंटर में प्लेसेंटेशन आएगा, कौन सा आएगा? यस, ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन सा प्रेजेंटेशन है? मुस्कान चौधरी पैराइटल, अंशिका पैराइटल, शिवानी पैराइटल, तान्या, दीपांशु, सेम है सबका। अब तो देख के बोल रहे हो क्या? ये अच्छा है, आप लोग लाइव क्लासेस के टाइम पे जितना चाहे नोट्स पीछे पलट लीजिए, आपको पता है, मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कि आप देख के बोल रहे हैं या सही वैसे बोल रहे हैं, है ना, या याद है आपको एक्चुअली। खैर एनी हाउ, आंसर तो आपका ठीक है ही कि मस्टर्ड में या ब्रेसिकेसी फैमिली में कैसा है? पैराइटल प्रेजेंटेशन है। तो अगर पैराइटल प्रेजेंटेशन का डायग्राम मैंने आपको मस्टर्ड का ही बना के दिखाया था, तो सेम डायग्राम बनाओगे तो यहाँ एक फॉल्स सेप्टम आएगा जिसको आपने रेपलम का नाम दिया था, और यहाँ पे आपको जो है वो ये ओव्यूल नजर आएंगे, है ना। यहाँ पे इनर वॉल ऑफ ओवरी जो है वो उस पर प्लेसेंटेशन डेवलप हो जाएगा, प्लेसेंटा, और उस पर ये ओव्यूल आ जाएंगे। तो जो पैराइटल में आपने डायग्राम बनाया है वो आप सेंटर में ला के रख देंगे। सो इस तरीके से एक फ्लोरल डायग्राम बनता है, मतलब ये इट्स ऑल्सो ए मीनिंगफुल क्राइटेरिया। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है नीट के लिए कि भाई बुक में जो दे रखे हैं वो याद करने, आपको बस एक दिमाग में इमेज बसानी है कि भले ये वाली इमेज इस फैमिली की है, ये वाली इमेज सोलेनेसी की है, ये वाली लिलिएसी की है, बात खत्म हो गई। या फ्लोरल फार्मूला 4 हैं तो हमने 4 याद कर लिए, बट फिर भी मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि ये है क्या एक्चुअली, है ना। अब मैं इसको आपको प्रॉपर डायग्राम जो आपकी बुक में बना है वहां ले चलता हूँ। ये अब अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे आप मतलब एक ड्राइंग बनाना और एक प्रिंट फॉर्म में होना दो अलग अलग चीज़ें। यहाँ देखोगे तो ये बाहर वाली रिंग अलग है, ये, और ये अंदर की रिंग है। जैसे अभी हमने समझा था कि ये वेलवेट एस्टिवेशन क्यों है, कैलिक्स 2+2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2+2 क्यों लिखा हुआ है? तो वो इस वजह से लिखा है। ये जो डॉट है ये क्या है? दिस इज मदर एक्सिस। तो ये मदर एक्सिस हो गया। अब आप आराम से इस चीज़ को अपनी दिमाग में जैसे बसाना चाहें बसा सकते हैं। तो पहले वाले जो 2 हैं वो मदर एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, पैरेलल टू द एक्सिस। नीचे अंदर वाले जो 2 आ रहे हैं वो मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। इनको देखोगे तो ये मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गए, है ना। तो कैलिक्स 2+2 हो गया। करोला 4 हैं,
4 सब अलग अलग हैं। ये मदर एक्सिस के डायगोनल हुए, ये देखो बॉडी इनकी यहाँ पे आ रही है, ये इस तरीके से, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, और चारों ओवरलैप किसी को नहीं कर रहे, तो ये भी वेलवेट एस्टिवेशन हुआ। एंडोशियम 2+4 है, तो बाहर वाली रिंग में 2 हैं लाइक दिस, और मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर पहले 2 आ रहे हैं, अंदर वाले फिर 4 हैं, ये मदर एक्सिस के डायगोनल आ रहे हैं। और सेंटर में क्या आएगा, बाइकार्पेलरली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी पैराइटल प्रेजेंटेशन, जैसा ऑलरेडी आपने पढ़ा है वो। तो ये ब्रेसी किसी का डायग्राम है या मस्टर्ड का डायग्राम है। अब आप ये बताइए कि अगर हम केवल डायग्राम बनाते तो क्या छूट जाता, जिसके लिए फ्लोरल फार्मूला हमें बनाना पड़ता। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि फ्लोरल डायग्राम इज यूनिक फॉर, मतलब ऐसी क्या चीज है जो केवल फ्लोरल डायग्राम में आ सकती है। तो उसके 3 आंसर हुए, प्रेजेंटेशन, एस्टिवेशन एंड मदर एक्सिस। तो हमने डायग्राम बनाना देख लिया कि डायग्राम कैसे बनता है। मान लीजिए मैं डायग्राम बना लूँ, फ्लोरल फार्मूला हटा दूँ, तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आपको फ्लोरल फार्मूला लिखना पड़ेगा। मदर एक्सिस तो बेटा डायग्राम में आएगा ना, डायग्राम तो मैं बना ही रहा हूँ, फ्लोरल फार्मूला क्यों लिखूँ मैं। अब मैं नहीं हटा देता हूँ फ्लोरल फार्मूला, तो क्या होगा, ये अगर मैं ना लिखूँ तो क्या मदर एक्सिस आपको दिख रहा है डायग्राम में। सेक्सुअलिटी दिख तो रही है, दोनों सेक्स ऑर्गन बने हैं, अंदर कार्पेल भी बना हुआ है, बाहर स्टेमन भी बना हुआ है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फिर किसी ने बोला पोजीशन ऑफ द ओवरी, यस गैमोडिक्ट लिखा हुआ है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट यू, सो पोजीशन ऑफ द ओवरी लिखा है। प्रशांत शर्मा ने सिमेट्री बोला है, सिमेट्री तो आप कट करके देख लीजिए डायग्राम को, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है या एसिमेट्रिक है ना। विधि ने भी लिखा था, रैनी ने लिखा था, हटा दिया तुरंत, है ना। दीपांशु ने पोजीशन ऑफ गायनीशियम लिखा है, शिवानी ने पोजीशन ऑफ गायनीशियम लिखा है, रैनी ने भी यही लिखा है, और उससे पहले गैमोडिक्ट ने पोजीशन ऑफ ओवरी लिखा हुआ है, यस। तो एक चीज़ तो क्या हो गई, आपको डायग्राम को देख के ये नहीं पता चल रहा कि इसमें ओवरी कौन सी है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है। ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको फ्लोरल फार्मूला से पता चलेगा, क्योंकि वहाँ ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन शो करती है कि ओवरी ऊपर है, नीचे है या साइड में है ना। तो एक चीज़ तो क्या इसमें आंसर आएगा, पोजीशन ऑफ ओवरी। और बताओ, क्वेश्चन करने भी तो आने चाहिए, सिर्फ याद रखने से थोड़ा ना होगा। फिर मुस्कान ने लिखा है कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन और एडहेशन में जुड़ना है ना, एक्चुअली मस्टर्ड में तो कुछ जुड़ा हुआ होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर होगा तो यहाँ जोड़ दिया जाएगा। लाइक मान लीजिए अगर मैं मानूं कि ये एपीपेटलस है, तो स्टेमन को पेटल से जोड़ना है ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा इस तरीके से, आगे बनी है सोलेनेसी फैमिली में, तो ये एपीपेटलस कंडीशन हो गई भाई, जुड़ गया। सिमेट्री तो अभी बताया दीपांशु तुमको, सिमेट्री तो दिखाई दे ही रही ना मदर एक्सिस में आपको, कि आप इसे कट कर सकते हो 2 इक्वल हाफ में या नहीं कट कर सकते हो। और सोचो, एक्ट संगीता कुमारी, तो एक ही बात हो गई बेटा, सिमेट्री का मतलब ही तो एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक था। अंशिका ने लिखा है ब्रैक्ट, अबाउट ब्रैक्ट, है ना, यस। आप डायग्राम में ब्रैक्ट नहीं बता रहे, जबकि फार्मूला में आप ब्रैक्ट और है या नहीं है, मतलब बीआर और ईबीआर में से कोई एक टर्म को यूज करते हैं। सो सेकंड वन इज एब्सेंस या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट। एक्चुअली जब डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें ब्रैक्ट नहीं बनाए जाते, है ना। ब्रैक्ट है या नहीं है ये केवल आप फार्मूला में लिख के दिखाते हैं। और बताइए, एक और चीज है, पोजीशन ऑफ ओवरी हो गया, सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, हमें डायग्राम से नहीं पता चलेगा, फार्मूले से पता चलेगा। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट हो गया, हम डायग्राम में ब्रैक्ट नहीं दिखाते, बट फार्मूला में बीआर या ईबीआर में से कोई एक चीज यूजुअली लिखते हैं। हिमांशु ने लिखा है नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिख तो रहा है बेटा, काउंट कर लो ना, कैलिक्स कितने हैं, 2 बाहर हैं, 2 अंदर हैं, करोला 4 हैं, एंड्रोशियम 6 हैं, कार्पेल में नहीं पता चलेगा कि कितनी कार्पेल है ना। ये दूसरा और था नंबर ऑफ कार्पेल, है ना। यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बाई कार्पेलरली है, ट्राई कार्पेलरली है, पेंटा कार्पेलरली है, मोनो कार्पेलरली है, और इनका फ्यूजन कि ये सिन कार्पस है या फिर एपोकार्पस है, क्योंकि
गायनीशियम के नाम पे आप जो डायग्राम में बनाते हो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन से तो आपको ये दिखाई देता है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटा पे कैसा है। वहां ये तो नहीं दिखाई देता कि वो बाई कार्पेलरली या मल्टी कार्पेलरली में कितनी कार्पेल की थी, सारी फ्री थी या सारी फ्यूज थी, या ओवरी सुपीरियर थी या इंफीरियर थी या हाफ इंफीरियर थी। तो ये चीजें जो है वो केवल आपको फ्लोरल फार्मूला में मिलेंगी, फ्लोरल डायग्राम में नहीं मिलेंगी। तो कुछ चीजों के लिए फ्लोरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों के लिए फ्लोरल डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन और मदर एक्सेस को फार्मूला में नहीं बना सकते, इसलिए हमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। हमें फार्मूला क्यों चाहिए? क्योंकि ओवरी की पोजीशन को, नंबर ऑफ कार्पेल और उनके फ्यूजन को, और ब्रैक्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस को हम डायग्राम में नहीं बना सकते, उसके लिए हमें फ्लोरल फार्मूला चाहिए। बट अगर हम दोनों चीजें यूज करेंगे जैसा यहाँ ब्रेसिकेसी के लिए दिया हुआ है, तो हम उस फ्लावर के बारे में जितने भी फीचर्स हैं सब बता कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इधर डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ फार्मूला। तो इसलिए फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हमें दोनों चाहिए होते हैं। इसीलिए ये सेमी टेक्निकल लिखा हुआ है, टेक्निकल नहीं लिखा, बिकॉज ना तो डायग्राम पूरा है ना फार्मूला पूरा है, दोनों में थोड़ी थोड़ी सी कमियां हैं। अगर दोनों को एक साथ यूज करोगे तो फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन फ्लावर का आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट अप टू द प्लेसेंटेशन, है ना। और ये केवल फ्लावर का है, अगेन आई एम स्पीकिंग, केवल फ्लावर का है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं पता चलेगा, इसमें लीफ, रूट, स्टेम का कुछ नहीं पता चल रहा है ना। ये एक फ्लावर को लेके डायग्राम बनाया जाता है। अगर इन्फ्लोरेसेंस में 50 फ्लावर है तो 50 फ्लावर का ऐसा से आ जाएगा बस। बट वो 50 फ्लावर एक एक्सिस पे कैसे अरेंज है, दैट इज इन्फ्लोरेसेंस, उसके बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि रेसिमोज है, साइमोज है, या रेसिमोज के अलग अलग टाइप होते हैं, साइमोज के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर डिटेल में कहीं मेंशन है तो वो भी हमें फिर लास्ट में देने पड़ेंगे अलग से, है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आता है, आपकी बुक में दे रखा है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं 3, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, जिनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया हुआ है ना, जिनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना है अलॉन्ग विद फ्यू एग्जांपल्स जो ऑलरेडी गिवन है। कौन कौन सी फैमिलीज हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम फैबेसी फैमिली, है ना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी में हमें जो भी कुछ पढ़ना है वो ऑलरेडी हम सारे टर्म्स तो पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ एक रिकॉल करने वाली बात है। हाँ, जो एग्जाम्पल्स हैं जिनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो सब आप अलग से इस केस में स्पेशली पढ़ोगे कि भाई यहाँ क्या क्या प्लांट एनिमल हैं, प्लांट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें रिलेटेड एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो इस फैमिलीज में आएंगे, है। सबसे पहले फर्स्ट फैमिली की बात करते हैं, फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली पल्स फैमिली कहलाती है। एक मिनट, पानी पिया जाए। Yes, we start with family Fabaceae। फैबेसी के बारे में दिया है कि एक पुरानी फैमिली हुआ करती थी, मैं नीचे मेंशन करता हूं, दैट फैमिली वाज लेगुमिनेसी। कभी फैमिली थी लेगुमिनेसी जिसकी 3 सब फैमिली हुआ करती थी। One was Papilionoideae और बाकी की 2 भी हैं लाइक सिजल पिनेसी, बुक में दिया नहीं है इनके बारे में, एंड माइमोसॉइडी। जब अपडेट हुआ, जब नया क्लासिफिकेशन आया फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से, तो जो फैमिली लेगुमिनेसी थी, फैमिली जिनकी ये 3 सब फैमिली हुआ करती थी, तो इनमें से जो ये सब फैमिली थी इन सबको फैमिली का स्टेटस दे दिया गया। तो जो ये सब फैमिली पेप्लियोनॉइडी थी,
इसको नए क्लासिफिकेशन में नाम दे दिया गया फैमिली फैबेसी। इसको नाम क्या दिया गया है? फैमिली फैबेसी। जैसे आपकी बुक में लिखा है कि दिस फैमिली वॉज कॉल्ड पेप्लियोनाइडी अर्लियर, पुराने में, और ये सब फैमिली हुआ करती थी ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी। पुराने क्लासिफिकेशन में क्या था? ये पेप्लियोनाइडी के नाम से जानते थे, और ये एक सब फैमिली थी। जैसे हमने कहीं क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के टाइम पे कि एज पर ईज ऑफ द टैक्सोनॉमिस्ट वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरमीडिएट कैटेगरी बना सकता है। तो फैमिली से नीचे एक कैटेगरी बना दी गई सब फैमिली। आना तो जीनस स्पीशीज चाहिए, बट सब फैमिली बना दी गई। तो सब फैमिली थी, ठीक है, यूज हुआ। बट अब क्या किया गया है? इस सब फैमिली को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस फैमिली का दे दिया गया, नाम चेंज करके बन गया फैमिली फैबेसी, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, 17-18 में था या शायद 16-17 में था। आप उसको आर्काइव में देखोगे तो मिलेगा कि जी लेग्यूम्स कौन से होते हैं, क्योंकि लेग्यूम का मतलब तो हुआ बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो क्या केवल फैबेसी के मेंबर लेग्यूम कहलाएंगे या फिर ये वाले दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे? सिजलपिनेसी के अंदर आता है एक्चुअली कैसिया, है ना, गुलमोहर। ये माइमोसवाडी के अंदर आता है अकेसिया, बबूल, है ना, टैमेरिंड, इमली, ये प्लांट आते हैं। तो बेसिकली लेग्यूमिनेसी के मेंबर लेग्यूम्स कहलाएंगे ना, और अगर लेग्यूमिनेसी के मेंबर लेग्यूम्स कहलाएंगे तो इसका मतलब ये सारे ही लेग्यूम्स हुए, नॉट ओनली फैबेसी। जो नीचे लिखे हैं सिजलपिनेसी के मेंबर और माइमोसवाइडी के मेंबर, वो भी तो लेग्यूम में काउंट होंगे। तो जहां जहां पे आप एग्जाम्पल लेग्यूम्स बोलते हो, जैसे आप क्या लिखते हो कि रूट नोड्यूल प्रेजेंट होंगे, नोडुलेटेड रूट्स होंगी, एग्जाम्पल में आपने लिखा इन लेग्यूम्स। यहां पढ़ते हैं कि राइजोबियम रूट नोड्यूल बनाता है विद द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो व्हाट अबाउट लेग्यूमिनस प्लांट? क्या केवल फैबेसी के मेंबर लेग्यूमिनस प्लांट हैं? तो आंसर गलत हो जाता है। फैबेसी के मेंबर तो हैं ही, क्योंकि लेग्यूम आएगा वर्ड लेग्यूमिनेसी से, और जब लेग्यूमिनेसी अप्लाई करोगे तो उसमें पेप्लियोनाइडी यानी करंट सिचुएशन के हिसाब से फैबेसी के अलावा दो और सब फैमिली भी हैं, उनका भी अब फैमिली का ही स्टेटस है, दैट इज सिजलपिनेसी एंड माइमोसवाइडी। तो कैसिया, गुलमोहर, टैमेरिंड, अकेसिया, ये सब भी लेग्यूम्स में चले जाएंगे, बट दे आर नॉट belong to family Fabaceae. These are not pulses. Pulses केवल Fabaceae फैमिली के मेंबर हैं, और लेग्यूम्स पुराने क्लासिफिकेशन में जो लेग्यूमिनेसी फैमिली थी उनके मेंबर्स को बोलते हैं। तो लेग्यूम्स का मतलब ये तीनों ही बेसिकली कंसिडर किए जाएंगे। आप अपने हिसाब से जो पढ़ते हैं वो ठीक ही है, बट जब थोड़ा सा क्वेश्चन इलॉबरेट करके नीट में आया कि इनमें से लेग्यूम्स कौन कौन से हैं, तो हम यूजुअली कैसिया, गुलमोहर, अकेसिया, टैमरिंड, इन सब एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। होता क्या है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो लगता है कि फैबेसी फैमिली के मेंबर लेग्यूम्स हैं, लेकिन और भी कुछ था जो अभी एनसीईआरटी ने मिस कर रखा है कि एक तो पेप्लियोनाइडी थी, बाकी कौन सी सब फैमिली थी अंडर द फैमिली लेग्यूमिनेसी। सो दोज वर सिजलपिनेसी एंड माइमोसवाइडी, जिनके मेंबर में कैसिया, गुलमोहर, अकेसिया, टैमरिंड, ये सब आते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। बाकी बुक में लिखा है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको फैबेसी फैमिली के मेंबर मिल जाएंगे। फैबेसी फैमिली को निक नेम में आप पल्सेस, जो दालें वाली फैमिली है, दाल जितने भी डिफरेंट टाइप की हम यूज करते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगी। हैबिटेट में यहाँ पे सारे तरीके के प्लांट हैं, ट्री भी है, हर्ब भी है, श्रब भी है। नॉर्मली जैसे पाइजम मटर का पौधा होता है, वो तो पौधा है, प्लांट हर्बेशियस होगा। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्री भी एग्जिस्ट करते हैं फैबेसी फैमिली में। जैसे आप आगे एग्जाम्पल बुक में देखोगे तो इंडिगो फेरा दिया हुआ है, तो दैट इज ए ट्री, या शीशम की लकड़ी आप जानते हैं, वुड वाला प्लांट है, शोरिया, तो वो भी फैबेसी फैमिली का ही मेंबर है। तो ट्री भी है, श्रब भी है और हर्ब्स भी हैं। रूट में इंपॉर्टेंट क्या है, रूट में रूट नोड्यूल होंगे, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, दैट इज कॉल्ड नोडुलेटेड रूट, है ना। आपको मैंने टैप रूट के मॉडिफिकेशन में नोडुलेटेड रूट्स पढ़ा रखा है, और वहां एग्जाम्पल मैंने लेग्यूम्स ही लिखा हुआ है। इसका मतलब नीचे के तीनों सब फैमिलीज के अंदर ये लाइन आएगी कि रूट में रूट नोड्यूल होते हैं। रूट नोड्यूल में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऑलरेडी आगे प्लांट फिजियोलॉजी में आप मिनरल न्यूट्रिशन में नोड्यूल फॉर्मेशन किसी लेग्यूमिनस प्लांट में कैसे होता है वो सब पढ़ोगे, तो डिटेल आपको वहां पे मिलेगी।
स्टेम कैसा होगा, अगर एक ट्री होता है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेम इरेक्ट होता है। अगर हर्बेशियस प्लांट होते हैं तो उनके स्टेम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, दे आर लाइक क्लाइंबर, किसी भी सपोर्ट दीवार के किनारे चढ़ते चले जाएंगे। तो स्टेम दोनों टाइप का है, इरेक्ट और क्लाइंबर। अब आएगा लीफ। लीफ में हमने क्या क्या पढ़ा था, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। लीफ कैसी है, ऑल्टरनेट है, सिंपल भी हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है, सबके मीनिंग आप पढ़ चुके हैं। आपने जहाँ लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ लिखा था कि लीफ का बेस सॉलन होगा तो पल्विनस कहलाएगा। एग्जाम्पल में पी लिखा था, पी बिलोंग्स टू दिस फैमिली, तो यहाँ लिखा है कि लीफ बेस कैसा होगा, पल्विनेट होगा, मतलब पल्विनस प्रेजेंट होगा। फिर आपको बताया था कि लीफ के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है तो स्टिप्यूल कहते हैं, होगा तो लीफ स्टिपुलेट, नहीं होगा तो एक्स स्टिपुलेट। तो फैबेसी फैमिली की लीफ कैसी होती है, स्टिपुलेट होती है। इसका मतलब अभी हम फैबेसी में जितने भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो सब किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, स्टिपुलेट लीफ के बन जाएंगे। और क्योंकि फैबेसी डाइकॉट की फैमिली है तो इन जनरल वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट। तो इसमें वेनेशन कैसा हो गया, रेटिकुलेट हो गया। ऑल्टरनेट का और क्या एग्जाम्पल पढ़ा था आपने फाइलोटैक्सी में, बताइए। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, लीफ में आपको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ाया था ना, तो उस टाइम पे क्या एग्जाम्पल लिखा था आपने, रैनी देवी, चाइना रोज, मुस्कान विधि एंड ऑल, अंशिका सबने, विश्वजीत मैंगो, फरहीन चाइना रोज, हर्षिता कौशल मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, ठीक है, मालवेसी एंड ऑल, जो भी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन। अब आपके ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन में क्या है, चाइना रोज, ठीक है, आपने पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मुलेठी, जो इस फैमिली का मेंबर है। तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पोटैटो, जो सोलेनेसी का मेंबर है। चौथा एग्जाम्पल में मान लीजिए ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। अब आप अगर केवल एनसीईआरटी पे जाएं कि जहाँ फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेट समझाया गया, वहाँ तो एग्जाम्पल चाइना रोज ही दिया हुआ है। लेकिन जब आप फैमिली को पढ़ोगे तो फैबेसी में भी ऑल्टरनेट लीफ होती है, सोलेनेसी में भी ऑल्टरनेट होती है, इवन लिलिएसी में भी ऑल्टरनेट होती है। तो बेसिकली ऑल्टरनेट लीफ के एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हो गए ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम जहाँ जहाँ पे फैमिली लिख रहे हैं वो इसीलिए लिख रहे हैं सो दैट जब आगे आप फैमिली के एग्जाम्पल्स पढ़ें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक एग्जाम्पल नहीं है कि वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ होता है तो वहाँ केवल कैलोट्रोपिस लिखा है, मस्टर्ड लिखा दिया तो दो ही याद कर लिए। अभी आप पढ़ोगे तो सोलेनेसी में भी वेलवेट है, फैबेसी में भी वेलवेट है, लिलिएसी में भी वेलवेट है, मतलब वेलवेट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फैमिली में कुछ चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी ने, कुछ टॉपिक के साथ दे रखी हैं। टॉपिक के साथ दे रखी हैं वो भी आंसर वैलिड है, जो फैमिली में लिखा हुआ है वो भी आंसर वैलिड हो गए। दोनों याद रख के करोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा, है ना। सो लीफ कैसी हो गई, ऑल्टरनेट। लीफ के स्ट्रक्चर से लोगे तो पल्विनस यहाँ पे यूनिक था। इसके अलावा ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, पिन्नेट लीफ भी हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड या सिंपल भी हो सकती है। डाइकॉट की फैमिली है तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। स्टिप्यूल यहाँ प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट लीफ के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाएं तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये सब क्या लिख दिया, हिमांशी ने सुपीरियर ओवरी क्यों लिखा था, हटा दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, मोस्टली रेसिमोज होगा। रेसिमोज, साइमोज आपको मैंने पढ़ाए थे। रेसिमोज के फर्दर टाइप्स भी हैं। रेसिमोज में जो सबसे सिंपल टाइप का रेसिमोज होता है उसको रेसीम बोल देते हैं। रेसीम जो मैंने ड्रॉ किया था आपको वैसा रेसीम कैसा होता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था लाइक दिस, कि जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है ये अनलिमिटेड ग्रोथ का होगा, नीचे सबसे बड़ा फ्लावर आएगा, फिर ऊपर के जो फ्लावर हैं वो छोटे होते जाएंगे। रेसिमोज में रेसीम अगर आएगा तो वो यही डायग्राम है रेसीम का। रेसीम का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि फ्लावर जो है वो स्टॉक्ड होता है, पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं यहाँ पे। हालांकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। अगर किसी पेडिसिलेट फ्लावर वाला कोई रेसिमोज है तो वो क्या कहलाता है, उसको हम रेसीम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। तो रेसिमोज का एक सब टाइप है रेसीम, और उस रेसीम का मतलब क्या है, पेडिसिलेट फ्लावर। होना जरूरी है कि एक थिन एक्सेस होगा, पतला सा लाइन जिसपे स्टॉक फ्लावर होंगे। अगर एक पतली सी लाइन पे स्टॉक फ्लावर नहीं है तो वो रेसीम नहीं कहलाएगा लेकिन रेसिमोज होगा।
क्योंकि रेसिमोस होने में ये बात नहीं कही गई है कि जो बीच का स्टॉक है वो पतला होना जरूरी है, वहां तो सिर्फ ये कहा गया कि एक्सेस अनलिमिटेड ग्रोथ का होना चाहिए, फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपीटल होना चाहिए और ओपनिंग ऑफ द फ्लावर सेंट्रीपीटल होनी चाहिए। 3 ही पॉइंट थे। तो ये तीनों तो रेसिमोस बनाते हैं किसी भी इन्फ्लोरेसेंस को। रेसिमोस के अलावा कोई अगर बात लिखी है तो ये तीनों चीजें तो होंगी, इसके अलावा क्या? तो यहां ये इंपॉर्टेंट है कि जितने फ्लावर बनेंगे उनमें स्टॉक कंपलसरी आएगा और जो एक्सेस है वो एक थिन इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए इसको मोस्टली रेसिम, और रेसिम के ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया है कि ये रेसिमोस का ही टाइप है। फ्लावर पी का कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। जाइगोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस है तो अभी ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर अगर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी सुपीरियर होती है। पी का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक क्यों है बताओ? फैबेसी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक क्यों आएगा? व्हाई दिस इज जाइगोमॉर्फिक? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लावर ऑफ द पी या फ्लावर ऑफ द फैमिली फैबेसी इज जाइगोमॉर्फिक बिकॉज ऑफ, तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? ये कैसा आंसर है बेटा? संगीता कुमारी बाइलेटरल सिमेट्री। मुस्कान ने भी यही रिपीट कर दिया। अभी मैं थोड़ी देर और ना बोलूं तो सब बाइलेटरल सिमेट्री लिखते जाओगे। जाइगोमॉर्फिक का तो मतलब ही बाइलेटरल सिमेट्री है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे कि पी या फैबेसी फैमिली का फ्लावर जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्रिक क्यों है? अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, आप बताइए मुझे। अब विधि ने आंसर सही दिया है कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। जब आप एक वैक्सिलरी एस्टिवेशन बनाओगे तो वहां क्योंकि फिक्स है कि ऊपर वाला एक ऑड पेटल आएगा पोस्टीरियर एंड पे, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, साइड में 2 आएंगे लेटरल या विंग, नीचे 2 आएंगे छोटे से फ्यूज कर जाएंगे, उन्हें कील कहा जाता है। अगर ये अरेंजमेंट बनाएंगे तो ऐसी लाइन से ही केवल आप 2 इक्वल हाफ बना पाएंगे, और किसी तरीके से कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ नहीं आएंगे। एंड दैट्स वाई पी का फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। या फैबेसी फैमिली का फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। तो जाइगोमॉर्फिक होने का रीजन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल दैट इज वैक्सिलरी या पैप्लियोनेशियस, है ना। तो विधि का आंसर सही था। अब तो बाकी लोगों ने लिख ही दिया है कि और क्या क्या चीजें हो। अच्छा, अभी केवल विधि नहीं लिखा हुआ है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इसलिए, है ना। दिस इज द राइट आंसर कि पी या फैबेसी फैमिली का फ्लावर अगर जाइगोमॉर्फिक है तो बिकॉज ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना। ओके, कैलिक्स कितने हैं? सेपल होंगे, कैलिक्स की यूनिट सेपल हो गई। सेपल का नंबर 5 है। पांचों जुड़ जाएंगे तो क्या लिखोगे आप? गैमोसेपलस। बट कोई किसी से ओवरलैप नहीं करेगा तो वेलवेट एस्टिवेशन। तो वहां पे आपने वेलवेट का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस। अब आपके लिए वेलवेट क्या हो गया? फैबेसी फैमिली का कैलिक्स, उसका एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। कोरोला, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पेटल 5 हैं, सारे अलग अलग हैं, पॉलीपेटलस, और क्या कहलाते हैं? पैप्लियोनेशियस कोरोला कहलाते हैं। एस्टिवेशन कैसा आता है? वैक्सिलरी, ये लिखा हुआ है। ये जो इम्ब्रिकेट लिखा हुआ है वो रेयर है, आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपको सारे एग्जाम्पल तो पढ़ने नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में आपको मैंने बना के दिखाया था तब भी कि ये सबसे बड़ा है, उसके अंदर ये 2 छोटे हैं और उसके अंदर ये 2 सबसे छोटे हैं, ये, और मदर एक्सिस यहाँ आएगा। तो ये पोस्टीरियर होगा या एंटीरियर होगा? तो उसमें एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होगा, 2 लेटरल विंग्स होते हैं और 2 एंटीरियर एंड पे फ्यूज कर जाएंगे, उसे कील कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये लेटरल हो गए और ये कील हो गए। ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये फ्लावर केवल ऐसे ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगा, एंड दैट्स वाई दिस इज जाइगोमॉर्फिक, है ना। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ कोरोला। पेटल का नंबर 5, पांचों अलग अलग है, पॉलीपेटलस। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि इन 5 में जो नीचे वाले 2 हैं वो जुड़े होते हैं। कील जो आपने लिखा हुआ है वो 2 एंटीरियर एंड पे जो है वो दोनों जुड़े होते हैं, बाकी अलग अलग होते हैं। एंड्रूशियम में मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेमेन 10 होते हैं और डाइएडल्फस कंडीशन होती है। डाइएडल्फस का मतलब है कि 10 स्टेमेन होंगे, 9 एक साथ हैं और 1 अकेला है, तो इसको हम 9+1 लिखते हैं, है ना। इसे क्या लिखोगे? 9+1, और 9 ये जुड़ जाते हैं तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। तो डाइएडल्फस का मतलब क्या लिखाया था आपको कि टोटल 10 स्टेमेन है, 9 एक साथ और 1 अकेला। अब यहाँ पूछा जाता है कि जो एक अकेला स्टेमेन है वो किधर होगा, क्योंकि फ्लोरल डायग्राम में तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो अकेला है वो एक्चुअली यहाँ आएगा पोस्टीरियर एंड पे, ये लिखा है यहाँ पे, बुक में भी मेंशन है
कि पोस्टीरियर स्टैमेन फ्री होता है और जो एंटीरियर के 9 फिलामेंट हैं वो फ्यूज करके जो है वो एक ओवरी के ऊपर उसको कवर कर लेते हैं। तो 9 जो एंटीरियर एंड पे है वो जुड़े हुए होंगे और एक पोस्टीरियर एंड पे जो स्टैमेन है वो फ्री होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 9+1 में जो 1 है वो पोस्टीरियर साइड पे है और जो 9 फ्यूज कर रहे हैं वो एंटीरियर साइड पे है, वो ओवरी को कवर करके एक शीथ के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गायनीशियम में आपको मैंने पढ़ाया था मार्जिनल प्रेजेंटेशन के टाइम पे, फैबेसी में सिंगल कार्पेल होती है तो मोनोकार्पुलरली हो गया, सुपीरियर ओवरी हो गया, यूनिलॉकुलर होगी, कई सारे ओव्यूल होंगे, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा, एक ओवरी है तो एक ही स्टाइल होगी। बुक में मेंशन है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो गायनीशियम के हिसाब से क्या आएगा, जी में लिखोगे तो क्या होगा, लाइक दिस कि गायनीशियम में ये मोनोकार्पेलरी है और सुपीरियर ओवरी है बस। अगर एक ही कार्पेल है तो उसमें फ्री या फ्यूज की तो कोई बात ही नहीं आएगी। एंड्रोशियम में क्या लिखोगे, 9 एक साथ है और एक अकेला है, ये आ गया है ना। अब आप इसमें करोला में यानी सी में क्या लिखोगे, 1+2+2 फ्यूज हो जाएंगे और कैलिक्स में क्या लिखोगे, 5 हैं और पांचों फ्यूज हो जाएंगे। सिमेट्री कैसी होगी, जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा होगा, सॉरी ये बाइसेक्सुअल। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लेके आनी, मतलब आगे हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे, यही तो आएगा बन के। आपने जितना भी डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ा उसमें फार्मूला यही तो निकल के आया कि ये सारी चीजें हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक। फ्रूट कैसा होगा, जो मटर की फली होती है वो पॉड कहलाती है। बॉटनी के हिसाब से फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉड और लेग्यूम। जैसे मटर की फलियां बनाते हैं, ये डंडी है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको बना के दिखाया था मार्जिनल प्रेजेंटेशन। अब तो ये फ्रूट है तो फ्रूट के हिसाब से आपको ऐसे दिखाई देगा, ये पॉड कहलाता है। इसको हम पॉड या लेग्यूम बोलते हैं। फली, जैसे हम कहते हैं ना कि मटर फली है, तो फली का मतलब है बॉटनी के हिसाब से पॉड या लेग्यूम बोला जाता है। या लोमेंटम। अब लोमेंटम क्या होता है, लोमेंटम कहलाता है कंस्ट्रिक्टेड पॉड। अगर पॉड में कंस्ट्रक्शंस बन जाएं लाइक दिस, ये अब यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, प्रेजेंटेशन तो मार्जिनल ही होगा, लाइक इस तरीके से सीड्स नजर आएंगे आपको। तो एक पॉड और ये बन गया कंस्ट्रिक्टेड पॉड। कंस्ट्रिक्टेड पॉड को आप लोमेंटम कहते हैं। कंस्ट्रिक्टेड पॉड को क्या कहा जाता है, लोमेंटम कहा जाता है ना। कि मटर की फली को जब आप देखोगे तो आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि अंदर कितने सीड्स होंगे, बिकॉज बाहर से तो कोई आइडिया लगेगा नहीं, मटर को खोलोगे तभी तो पता चलेगा कि अंदर कितने सीड है। बट कंस्ट्रिक्टेड पॉड अगर है तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर कितने सीड हैं। जितने कंस्ट्रक्शंस हैं +1 सीड आ जाएंगे। 2 जगह कंस्ट्रक्शन है तो 3 सीड बन गए, 4 जगह कंस्ट्रक्शन है तो 5 सीड बन जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। कंस्ट्रक्टेड पॉड का एग्जाम्पल क्या आएगा बताओ, अगर मैं ना पढ़ाऊं तो ऐसी फली कहीं देखी है आपने, कंस्ट्रिक्टेड पॉड कहीं देखा है? टैमरिंड में है, अकेसिया में है, टैमरिंड में है, सब ठीक है, बट गलत है। इमली ठीक है, टैमरिंड और इमली एक ही बात है बेटा। फरहीन, प्रशांत और शिवानी ने टैमरिंड, और उससे पहले समीर, उससे पहले रैनी, सब ने टैमरिंड लिखा है, अकेसिया भी लिखा है समीर ने, सब ठीक है, बट फिलहाल गलत है। क्यों गलत हुआ, पहले तो ये सोचो। गलत इसलिए हुआ कि हम फैबेसी फैमिली पढ़ रहे हैं, और अभी मैंने सीधे पहले ही लिख दिया कि टैमरिंड, कैसिया, गुलमोहर, अकेसिया ये फैबेसी के मेंबर नहीं है, लेग्यूम के मेंबर हैं। आप डिस्क्रिप्शन किसका पढ़ रहे हो, फैबेसी का। पेप्लियोनॉइडी जो थी पुराने टाइम पे वो अभी फैबेसी है, तो आपको फैबेसी में से बताना है कि फैबेसी में ये कंस्ट्रिक्टेड पॉड कहाँ पे है। बाकी आपका ठीक है कि कंस्ट्रिक्टेड पॉड का एग्जाम्पल जैसे इमली आपने बोला है, या टैमरिंड हो गया, ये इस तरीके से है ना। प्रशांत शर्मा ने लिखा है फाबा बीन्स, बाकला उसमें नहीं होता, सेम की फली, नहीं नहीं नहीं, बीन्स में तो आपको पता चल जाए, बाहर से नहीं पता चलेगा अंदर कितने सीड्स हैं। अरे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये तो, पीनट, ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली तो कंस्ट्रिक्टेड पॉड ही तो होती है, मूंगफली इसी फैमिली का मेंबर है ना। तो ग्राउंड नट आपकी बुक में भी एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा आपको। तो ग्राउंड नट तो आपने देखा है ना, मूंगफली में बाहर देख के आप पता लगा लेते हो ना अंदर कितने सीड निकलेंगे। तो मूंगफली किसका एग्जाम्पल है,
इसका, है ना। मूंगफली को ग्राउंड नट, पीनट इंग्लिश है, मर्जी है, ग्राउंड नट लिख लीजिए आप, है ना। इसका बोटानिकल नेम लिखेंगे तो अरैकिस, ARACHIS, अरैकिस हाइपोजिया। तो मूंगफली के अंदर लोमेंटम फ्रूट आएगा, है ना। मतलब यही आपको बस करना था कि एनसीईआरटी ने लोमेंटम तो लिख दिया, बट फैबेसी में किस में लोमेंटम है ये तो कहीं नहीं लिखा, और एग्जाम्पल में ग्राउंड नट लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि ग्राउंड नट में लोमेंटम होता है। ये तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि पॉड या लेग्यूम तो है, समझ में आ रहा है, सारी फलियां होती हैं, मटर की फली होती है, ग्वार की भी फली होती है, सेम की भी फली होती है, बाकला की भी फली होती है, चने की भी फली होती है। लोमेंटम किस में मिलेगा आपको? लोमेंटम मिलेगा मूंगफली में, है ना। मूंगफली इज नॉट फली इन टर्म्स ऑफ बॉटनी, मूंगफली लेग्यूम या पॉड नहीं है, वो लोमेंटम है। सीड 1 to many, क्योंकि पॉड जब आप बनाओगे तो 1 नहीं आएगा। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में आपने अगर फैबेसी लिखा है तो 1 नहीं आता, मटर की फली में एक मटर का दाना निकले ऐसा नहीं होता, लेकिन मूंगफली तो एक दाने वाली भी आती है, तो इसलिए सीड एक भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, है ना। सीड में एंडोस्पर्म नहीं होगा, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम सीड का एग्जांपल आपने लिया था, ग्राम बिलोंग टू दिस फैमिली, उसमें एंडोस्पर्म नहीं था, तो एंडोस्पर्म यहाँ पे भी नहीं है, तो वो बात वहीं कंप्लीट हो गई कि सीड्स 1 to many यानी नॉन एंडोस्पर्मस हो गए, एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी नहीं होता, है ना। अब आप इस पूरे डायग्राम को देखोगे तो मैंने अभी यही आपको लिखा था, ये आपको दिख ही रहा है कि जाइगोमॉर्फिक है। कलर चेंज कर देता हूँ व्हाइट पे, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्शुअल हो गया, कैलिक्स 5 फ्यूज, करोला 1+2+2 फ्यूज, तो ये पोस्टीरियर है, ये बीच में इंटरमीडिएट और ये एंटीरियर, जो दो जुड़ जाते हैं। एंड्रोशियम में 9+1 है, 9 फ्यूज कर जाएंगे, एक अकेला होगा पोस्टीरियर एंड वाला। गायनीशियम में ये हो गया मोनोकार्पुलरली और ये सुपीरियर ओवरी, यहाँ पे ब्रैकेट बना नहीं है तो सिनकार्पस और एपोकार्पस जैसी कोई चीज आएगी नहीं, है ना। तो ये फ्लोरल डायग्राम, ये फ्लोरल फार्मूला हो गया। पहले मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये फ्लोरल डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। ये पी का प्लांट है, पी के प्लांट में ये फ्लावरिंग ट्विग हो गई। पी में आपने पढ़ा था ना, ये स्ट्रक्चर क्या है बताओ जल्दी, जहां पे ये लाइन बनी हुई है, दीज आर स्ट्रक्चर्स, ये क्या बने हुए हैं? टेंड्रिल। पी के प्लांट में आपने लीफ टेंड्रिल पढ़ा था, लीफ के मॉडिफिकेशन में देखिएगा तो उसमें लीफ टेंड्रिल आपको लिखाया हुआ है, तो लीफ टेंड्रिल होते हैं ना, तो वो ध्यान रखना है आपको। ये फ्लावर को डाइसेक्ट कर दिया गया, ये फ्लावर है, फ्लावर में से पेटल को खोल दिया गया, ये सबसे बड़ा है, दो साइड में छोटे हैं, दो और सबसे छोटे हैं। अब यहां देखोगे तो ये बना हुआ है, ये एक सबसे बड़ा, ये पहले 5 बने हैं कि सेपल 5 होंगे, तो ये 5 बना दिए, एक ही वर्ल में बने हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक ही रिंग में बने हुए हैं, ये वेलवेट एस्टिवेशन है, पांचों जुड़े हुए भी हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे अभी लिखा था कि K5 है और फ्यूज हो जाएंगे, तो ये एक रिंग में हो गए। अब इसमें ये भी है कि ये वाला जो मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस के ऑड में ये आएगा, ये मदर एक्सिस है तो ये प्लेन ऑफ एक्सिस आप बनाएंगे, तो अरेंजमेंट ये हो गया। फिर जब आप पेटल्स को देखोगे, करोला C, तो आपने लिखा था 1+2+2 ब्रैकेट में, तो ये एक है जो पोस्टीरियर ऑड वाला है, सबसे बड़ा। फिर साइड में ये 2 आएंगे जो लेटरल या विंग्स कहलाते हैं, नीचे ये 2 और छोटे होंगे और ये दोनों जुड़ गए हैं लाइक दिस। इसी को आपने वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन बोला था, तो ये हो गया। एंड्रोशियम में अभी हमने क्या पढ़ा, 9+1, और 9 एक साथ है, 1 अलग है। 1 जो अलग है वो पोस्टीरियर एंड पे है, तो मदर एक्सिस पोस्टीरियर पे होता है, तो ये वाला जो स्टेमन है वो अलग है, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जुड़ जाएंगे, ये 9 जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ के ओवरी को सराउंड कर लेते हैं, फॉर्मिंग ए शीथ, जैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ था। सेंटर में देखोगे तो ये प्रेजेंटेशन बना है, मैंने आपको यही डायग्राम उस दिन बना के दिखाया था कि अगर ये मदर एक्सिस है और आप मार्जिनल प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। ये प्लेसेंटा आएगा, ये बाहर वाली वॉल ओवरी वॉल थी, और अंदर ये एक सिंगल ओव्यूल आएगा, ये चैम्बर आएगा, दैट इज लॉक्यूल। उस दिन आपको बताया था कि इस डायग्राम को आप ऐसे नहीं बना सकते, अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये बन जाएगा बेसल प्रेजेंटेशन, जो यहाँ हो नहीं सकता। तो एक्चुअली क्या है, मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा। आपको उस दिन यही समझाया था क्योंकि हमें यहाँ पे उसका रेफरेंस चाहिए था। तो फ्लोरल डायग्राम से आप चीज़ों को देख सकते हैं कि मदर एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है,
पोस्टीरियर एंड पे स्टेमन फ्री है, यहाँ पे एक जो है वो आपको याद रखना है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और ऑड वाला वैक्सिलम या स्टैंडर्ड कहलाता है, साइड वाले लेटरल या होते हैं विंग्स, और नीचे जो एंटीरियर एंड पे हैं दोनों फ्यूज कर जाते हैं, कॉल्ड कील, ये आपको याद रखना है। और जो डाइडाल्फस कंडीशन है 9+1 ये याद रखना है। गायनीशियम में तो आपको पता ही है कि गायनीशियम में ये मोनोकार्पुलरली ओवरी थी और सुपीरियर ओवरी थी, जो हमें यहाँ से याद रखनी है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, सीड्स 1 to many हो जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल में आप देखोगे तो जितनी भी दालें हैं, पल्सेस, अब ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। लाइक कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको भी ये नोट्स में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केल्विन के मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, अगर ये ज़्यादा है तो आप कम से कम जो एनसीईआरटी में है वो आपको याद करने हैं, मिनिमम है वो तो आपका, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्यूरिकुलम। तो सिलेबस के हिसाब से जो एनसीईआरटी में दिए हैं आप उनको टिक करके कम से कम उतने याद करिएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, ये इतना नीट में चलता है कि जहां पे कॉमन नेम दिया है उसका बॉटेनिकल नेम एग्जाम में दे दिया हो, या बुक में बॉटेनिकल नेम दिया है तो उसका कॉमन या वर्निकुलर या इंग्लिश नेम दे दिया हो। तो ऐसे केस में आपको ये खुद करना है कि मान लीजिए एनसीईआरटी ने लिख दिया कि ये सोयाबीन है, अब ये सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या है ये आपको ढूंढना है, क्योंकि वो आपको याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने सोयाबीन लिख के अपनी जितनी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर ली। नीट में पता चला ग्लाइसिन मैक्स लिख के आ गया। अब आप ये उसमें कह सकते हैं कि ग्लाइसिन मैक्स एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन बाहर का हो जाएगा, बट इतना चलेगा, इतना तो अलाउएबल है, इतना तो नीट में आ ही जाता है। जैसे नीट का ही क्वेश्चन है, सोलेनेसी फैमिली में बुक में लिखा हुआ है अश्वगंधा, लेकिन जब एग्जाम में पूछा तो उसमें लिखा था विदानिया सोमिनिफेरम। अब यही नहीं पता कि विदानिया इज द बोटेनिकल नेम ऑफ अश्वगंधा। तो उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है कि जिसका इंग्लिश नेम या कॉमन नेम दे रखा है तो उसका बोटेनिकल नेम, जिसका बोटेनिकल नेम दे रखा है तो उसका इंग्लिश या कॉमन नेम अगर कोई है तो वो हमें याद रखना है। सो दीज आर द फ्यू पल्सेस, सब जानते ही हैं। पाइजम सेटाइवम पी यानी मटर हो गया, साइसर अरियंटम चिक पी अरहर जो येलो वाली दाल है वो कहलाती है, कैजानस कैजान रेड ग्राम या पिजन पी बोलते हैं, चना जिसे आप बोलते हैं, दैट इज कैजानस कैजान। फैसियलस मुंगो और इसका सिनोनिम भी है विग्ना मुंगो, ये ब्लैक ग्राम कहलाती है, उड़द की दाल काली वाली जो है वो। फैसियोलस रेडिएटस ग्रीन ग्राम या मूंग दाल कहलाती है जो ग्रीन कलर की आती है वो। विग्ना साइनेंसिस काउपी, काउपी लोबिया को कहते हैं, लोबिया सब लोग जानते होंगे, एज ए वेजिटेबल भी उसकी हम पॉड को या फली को यूज करते हैं। एंड वीसिया फाबा को ब्रॉड बीन कहते हैं, जो सेम की फली होती है चपटी वाली, वो बीसिया फाबा है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड बीन। और भी बहुत सारी हैं, इसके अलावा छोले, राजमा है ना, और भी आप दालें बहुत सी ले सकते हैं, सब इसी में आती हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो पल्सेस हैं वो इसी में आती हैं, तो इसलिए ये पल्स फैमिली कहलाती है। सो दीज आर द एडिबल जिनको आप यूज करते हैं। पल्सेस आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, या 12th की बुक में दिया है कि पल्सेस में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए हम पल्सेस का कंजम्पशन करते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैमिलीज में, और हम अगर जाएंगे तो फैबेसी में और हमें क्या क्या मिल जाएगा, दैट इज एडिबल ऑयल। फैबेसी फैमिली के प्लांट जिनसे तेल मिलता है, जिससे एडिबल ऑयल मिलता है, उनमें ये ग्राउंडनट हो गया, अरैकिस हाइपोजिया अभी मैंने लिखा था, इसी में लोमेंटम अभी आपने पढ़ा था, है ना, मूंगफली, ये क्या है, ये ग्राउंडनट है, इसमें लोमेंटम फ्रूट था, इसका फ्रूट कैसा है, लोमेंटम। और ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन को कहते हैं, सोयाबीन का भी ऑयल आता है, और अरैकिस हाइपोजिया ग्राउंडनट का भी ऑयल आता है। ग्राउंडनट का ऑयल तो काफी हेल्दी ऑयल में काउंट होता है। फाइबर, एक प्लांट है क्रोटोलेरिया जेंसिया, इसके जो फाइबर हैं वो सन हेम्प कहलाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है एनसीईआरटी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें कुछ फाइबर के नाम दिए हैं, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, ये वो फाइबर हैं जिनको कमर्शियली यूज किया जाता है। तो जो हेम्प है ना वो यही हेम्प है, सन हेम्प, सनई कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। रस्सी बनती है, चारपाई बनाने वाली जो रस्सी होती है वो जिस फाइबर से बनती है, दैट प्लांट इज क्रोटोलेरिया जेंसिया, सन हेम्प कहलाता है, तो वो आपको याद रखना है। डाई कलरिंग कंपाउंड मिलता है फ्रॉम द प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, ये ट्री है ना, जैसा भी हमने कहा था कि हैबिटेट में हर्ब, श्रब और ट्री भी है, तो इंडिगोफेरा का ट्री होता है, इससे ब्लू कलर की डाई मिलती है, नील या इंडिगो बोलते हैं। अभी तो क्या है, सिंथेटिक नील आता है,
बट पुराने टाइम पे क्या था कि प्लांट बेस्ड नील हुआ करता, तो दैट ब्लू कलर का डाई जो मिलेगा वो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से मिलेगा। अब यही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इंडिगोफेरा फैबेसी का है, ये बड़ा कम याद रहता है, हमें तो यूजुअली दालें याद रहती हैं। और नीट में क्या किया, उन्होंने पूछ लिया कि भाई वैक्सिलरी एस्टिवेशन इनमें से किस में है, पता चला नीचे नाम दे रखा है इंडिगोफेरा, तो इंडिगोफेरा फैबेसी का है, ये भी तो याद होना चाहिए, तभी तो आप वैक्सिलरी फैबेसी में होता है ये क्लिक कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्लांट के नाम जो एनसीईआरटी में है वो याद रखने हैं ना, और ये सब एनसीईआरटी में हैं, ये तो जितने मैंने कॉपी किए हैं वो सब एनसीईआरटी में। मेडिसिन में आप पढ़ेंगे तो ग्लाइसीराइजा ग्लैबरा, मुलैठी को कहते हैं, लिकोराइस, बुक में मुलैठी लिखा होगा तो इंग्लिश नेम लिकोराइस है। ये इसका जो एक्सट्रैक्ट है स्टेम और रूट से जो मिलता है ड्रग, उसको हम कफ मेडिसिन में यूज करते हैं। मुलैठी इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश या इन्फेक्शन होता है तो आयुर्वेद के हिसाब से मुलैठी बेस्ट रेमेडी मानी जाती है ना। मुलैठी की लकड़ी को लोग मुंह में डाल लेते हैं और चूसते रहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट आपके थ्रोट से पास होगा, अपने आप वो ठीक हो जाएगा, है ना। एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की है, तो मुलैठी को हम यूज करते हैं। तो ये मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट हो गया, है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपको ये ट्राइफोलियम मिल जाएगा, ये याद रखिएगा, ट्राइफोलियम फॉडर क्रॉप है, चारे में यूज करते हैं, बरसीम कहते हैं इसे, है ना। जिनके यहाँ किसी ने कैटल वगैरह अगर जानते हो तो ट्राइफोलियम इज बरसीम, और ये फॉडर में यूज होता है ना। कैटल फीड में हम ट्राइफोलियम को यूज करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 12th की बुक में आपको एक प्लांट का नाम मिलेगा लैथाइरस ऑडोरेटस, ये स्वीट पी है, जैसे वो पी गार्डन पी है ऐसे ये स्वीट पी है, लैथाइरस ऑडोरेटस। जेनेटिक्स में इसका नाम आएगा। बैटसन एंड पुनेट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो लैथाइरस ऑडोरेटस पे किया था, दैट इज कॉल्ड स्वीट पी। और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी पे किया था, दैट इज पाइजम सेटाइवम। तो स्वीट पी और गार्डन पी अलग अलग प्लांट हैं, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली फैबेसी, तो ये याद रखना है। ऐसे ही एक ट्री है शीशम, आप जो जानते हैं, है ना, शीशम इज शोरिया, है ना। ये टिम्बर में यूज होता है, लकड़ी जो कमर्शियल वुड है जिससे आप फर्नीचर या आर्टिकल बनाते हैं, तो शोरिया रोबस्टा स्पीशीज अगर लिखेंगे तो जरूरत नहीं है, शोरिया जरूर याद रखिएगा, रोबस्टा। तो शीशम जो है वो इसी में आता है। एक काला शीशम भी आता है, शोरिया लैटिफोलिया, वो तो बहुत कॉस्टली वुड मानी जाती है। तो शीशम टिम्बर वाला प्लांट है, वुड में यूज किया जाएगा। स्वीट पी जेनेटिक्स में भी आप यूज करोगे, फ्लावर के हिसाब से ऑर्नामेंटल भी है, लैथाइरस ऑडोरेटस। कैटल फीड में जो यूज किया जाता है दैट इज ट्राइफोलियम, फॉडर क्रॉप है, ये भी इसी फैमिली के मेंबर हैं। तो जो हैं बुक में वो भी और ये तीन भी हमें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो इन सबको आपको याद रखना है ना। दिस इज ऑल अबाउट फैमिली फैबेसी, है ना, पल्स फैमिली है तो आपको याद रखना है। ओके, पूरा कर दूं चैप्टर या आपको ब्रेक चाहिए? नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रेक चाहिए या फिर मैं कंटिन्यू कर दूं? जल्दी बताइए सर, ब्रेक कब मिलेगा? यही तो पूछ रहा हूं दीपांशु, 15 मिनट के बाद। ओके, आफ्टर 15 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद फैमिली सोलेनेसी एंड कंप्लीट करेंगे लिलिएसी तक, है ना। कम से कम ये चैप्टर तो पूरा हो ही जाए। अगर हो गया टाइमली तो हम एनाटॉमी भी स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। कोई डाउट हो आपके तो आप वो भी अपना कलेक्ट करके रख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी आज खत्म करना ही है हमें, तो अगर कोई डाउट्स भी हैं तो वो भी आप ब्रेक के बाद जो आएगा उसमें डिस्कस कर लीजिएगा, है ना।